हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम जनरल रिलेटिविटी और ग्रेविटी के बारे में आइंस्टाइन की सोच को स्टडी करेंगे। हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि लार्ज स्केल के ऊपर अगर यूनिवर्स को देखा जाए तो यूनिवर्स के अंदर सिर्फ एक ही फोर्स मैटर करती है, जो कि ग्रेविटी की फोर्स है। और आज हम देखेंगे ग्रेविटी की फोर्स है ही नहीं, बल्कि स्पेस टाइम का कर्वेचर है। सिर्फ ग्रेविटी ही क्यों वो फोर्स है जो लार्ज स्केल्स पर मैटर करती है? दरअसल इसलिए कि एट लार्ज स्केल्स यूनिवर्स जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसके अंदर जो नेट चार्ज होता है हमारे यूनिवर्स का ऑन लार्ज स्केल्स, वो जीरो होता है, क्योंकि बहुत सारे क्योंकि हमारी कायनात में दरअसल जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स भी हैं। तो देर इज अ कॉन्स्पिरेसी इन आवर यूनिवर्स, जिससे हमारा यूनिवर्स जो है ना एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और ऑन लार्ज स्केल्स भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्स में ऐसे होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स भी, कुछ ब्लैक होल्स भी, कुछ स्टार्स भी और हमारी अर्थ भी, जिनकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं। तो हम उनको भी इग्नोर कर देते हैं। असल में मैग्नेटिक फील्ड्स तो होती हैं ऑब्जेक्ट्स की, बट वी कैन इग्नोर देम बिकॉज दे आर नेग्लिजिबल, जिसकी वजह से हमारे पास एक ही इंपॉर्टेंट फोर्स बचती है ऑन लार्ज स्केल्स। स्मॉल स्केल्स पर हमें इन सब फोर्सेस को टेक इनटू अकाउंट करना पड़ता है, मगर ऑन लार्ज स्केल हमारे पास बस एक ही फोर्स बचती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि ग्रेविटी की फोर्स है। ग्रेविटी की भी दो थियरीज हैं, एक न्यूटन की थ्योरी और एक आइंस्टाइन की थ्योरी। अब हमें पता है कि ये दोनों आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, बल्कि न्यूटन की थ्योरी आइंस्टाइन की थ्योरी का स्पेशल केस है। मगर न्यूटन को तो नहीं पता था। न्यूटन की थ्योरी के बकौल अगर हमारे पास एक मैस है एम्प्टी स्पेस के अंदर m1 और एक और मैस है m2, और उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो r का है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और एक मैस की जो दूसरे मैस के ऊपर फोर्स होती है वो होती है m1 m2 ओवर r स्क्वायर, और इनके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। न्यूटन से जब लोगों ने पूछा कि क्यों होती है ये फोर्स, आखिर हर प्लेनेट हर मैस दूसरे मैसिव ऑब्जेक्ट पर फोर्स क्यों लगाता है, तो न्यूटन ने जो जवाब दिया वो उसने कहा कि आई डोंट नो। उसका सिंपली ये जवाब था कि मेरे बाद आने वाले साइंटिस्ट इस बात का पता लगाएंगे। मैंने तुम लोगों को फोर्स का फॉर्मूला दे दिया, ये बता दिया कि हर प्लेनेट के दरमियान एक फोर्स है, तो तुम लोग बस इस पर खुश रहो। इस बात का जवाब देने की कोशिश आइंस्टाइन ने की, मगर आइंस्टाइन ने जवाब देते देते फोर्स का कॉन्सेप्ट ही निकाल दिया बीच में से। अब हम पहुंचते हैं आइंस्टाइन ग्रेविटी पे। आइंस्टाइन ने कहा कि कोई ग्रेविटी की फोर्स है ही नहीं, बल्कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्पेस के अंदर रखा जाता है तो वो स्पेस को कर्व कर देता है। अगर कोई मैसिव ऑब्जेक्ट स्पेस के अंदर है तो वो स्पेस को कर्व कर देता है, और बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सिंपली उस कर्व ट्रेजेक्टरी में जाते हैं। जैसे अगर सूरज है तो वो स्पेस को कर्व करता है, एंड वी आर सिंपली फॉलोइंग दैट कर्व ट्रेजेक्टरी। अब आइंस्टाइन का कर्वेचर का ये आइडिया बड़ा बिजार था कि एक फोर्स है ही नहीं, जो कि हम कई सौ सालों से पिछले मानते आ रहे थे। और अगर आप लोगों को भी ये आइडिया अजीब लग रहा है तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उस वक्त के जो साइंटिस्ट थे उनको भी ये आइडिया बहुत अजीब लगता था। आज हम इस आइडिया को बड़ी डिटेल में स्टडी करेंगे और हम खुद कोशिश करेंगे कि कुछ थॉट एक्सपेरिमेंट्स के जरिए हम खुद भी ये मानने पर मजबूर हो जाएं कि वाकई ही ग्रेविटी एक फोर्स नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम का कर्वेचर है। तो चलें अब उस तरफ चलते हैं। चलें हम अपने पहले थॉट एक्सपेरिमेंट पर आते हैं। अब फर्ज करें कि आप एक दिन उठते हैं और खुद को एक एलिवेटर जैसे डब्बे के अंदर बंद पाते हैं। आप सोचते हैं कि ये क्या, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? क्या मैं अभी अर्थ पर भी हूँ या मुझे एलियंस कहीं और लेकर जा रहे हैं, मुझे एलियंस ने अबडक्ट कर लिया है? तो आपको याद आता है कि अगर आप अर्थ पर हो तो आप एक एक्सपेरिमेंट करके बता सकते हैं, जो कि गैलीलियो ने किया था। क्योंकि गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने बताया था कि कोई से भी दो ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो जितने मर्जी भारी हों, उन दोनों के मास के अंदर जितना मर्जी फर्क हो, चाहे एक कपास हो और एक हमारे पास बड़ी भारी सी लोहे की बॉल हो, उन दोनों को जब आप अर्थ पर गिराते हैं तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वो दोनों एक ही एक्सेलरेशन से गिरते हैं, जो कि हम न्यूटन के सेकंड लॉ से भी देख सकते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि किसी बॉडी पर जो फोर्स लगती है वो एम ए के बराबर होती है, और अगर वो फोर्स हमारे पास ग्रेविटी की फोर्स है तो एम ए इक्वल्स एम जी हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स को एम जी से डिनोट किया जाता है। इधर एम से एम कैंसिल हो जाता है, तो मैथ से फर्क ही नहीं पड़ता, और हर ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन होती है वो जी होती है। इस पे भी डिपेंड नहीं करता कि उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है। तो आप यही एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आप एक भारी भारी मास लेते हैं m1 और एक हल्का सा छोटा सा ऑब्जेक्ट लेते हैं m2, और उन दोनों को फेंकते हैं नीचे, यानी छोड़ देते हैं, फ्री फॉल में जाने देते हैं। और आप देखते हैं कि उन दोनों की जो एक्सेलरेशन है वो जी के बराबर है, और आप खुश हो जाते हैं कि फ्यू, आई गेस आई एम स्टिल ऑन अर्थ।
लेकिन ये खुशी के लम्हे ज्यादा देर नहीं रहते। आपको एक खिड़की मिलती है और आप उस खिड़की को खोल के बाहर देखते हैं तो आपको अर्थ एक छोटे से गोले की तरह नजर आ रही होती है। आपको पता चलता है कि आप अर्थ पर थे ही नहीं, आप एक एलिवेटर के अंदर बंद थे, जो कि एक रॉकेट शिप है दरअसल, जो कि 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है। आप परेशान हो जाते हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आप अर्थ पर थे? दरअसल हुआ ये था कि जब आपने एलिवेटर के अंदर उन दोनों मैसेज को छोड़ा था तो वो मैसेज एम्प्टी स्पेस के अंदर, फ्री स्पेस के अंदर बिल्कुल स्टिल खड़े हुए थे। दे वर नॉट मूविंग एट ऑल। अगर हम अर्थ के परस्पेक्टिव से देखें तो वो दोनों ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्टिल खड़े हुए थे। एक्चुअली आपका जो एलिवेटर था या आपकी जो स्पेसशिप थी वो ऊपर की तरफ जा रही थी। और वो जब 9.8 मीटर्स पर सेकंड की रफ्तार पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाती थी, तो आपको ये लगता था कि वो जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दोनों एक साथ गिर रहे हैं। असल में वो गिर ही नहीं रहे थे, एलिवेटर था जो ऊपर आ रहा था। ये था हमारा पहला थॉट एक्सपेरिमेंट। और इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई ऐसा लोकल एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन को और यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्टिंग्विश कर पाए। इसको आइंस्टाइन इक्विवेलेंस प्रिंसिपल भी कहते हैं। आइंस्टाइन ने इसको अपनी हैप्पीएस्ट थॉट कहा था। इस प्रिंसिपल से, इस कंक्लूजन से हमारे पास ये पावर आ जाती है कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट, थॉट एक्सपेरिमेंट जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले मॉडल से परफॉर्म करेंगे, उससे जो हम कंक्लूजन हासिल करेंगे ना, वो हम एक यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड वाले मॉडल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हम करके सेकंड थॉट एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। मगर आप ये भी सोच सकते हैं कि क्या ग्रेविटी इस मामले में यूनिक है? बाकी फोर्सेस को भी तो फिर ये थॉट एक्सपेरिमेंट क्या बाकी फोर्सेस के साथ भी किया जा सकता है? और ये कहा जा सकता है कि बाकी फोर्सेस से भी स्पेस टाइम में कर्वेचर पैदा होता है? तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये सिर्फ ग्रेविटी के केस में होता है, क्योंकि अगर आपके पास कोई मैस है जो नीचे ग्रेविटी में गिर रहा है, यानी कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड में गिर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो mg की होती है। और न्यूटन्स लॉ लगाएं, एम ए इज इक्वल टू एम जी बनता है। इधर जो मैसेस की कैंसिलेशन है वो सीक्रेट है, जिसकी वजह से हर मैस के लिए ए इक्वल्स जी आता है। अब यही एक्सपेरिमेंट अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ करें कि अगर आप एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वाले इलाके में हैं तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? देखिए, अगर आपके पास कोई चार्ज है, यानी कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज q है, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगती है, अगर हमारे पास कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगती है वो क्यू ई के बराबर होती है। ये हम एलिमेंट्री इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ते आते हैं। अब इसके ऊपर अगर हम न्यूटन्स लॉ लगाएं जो कि कहता है एफ इक्वल्स एम ए, तो ये क्यू ई के बराबर होगा। इधर देखें, कुछ कैंसलेशन नहीं होती और एक्सेलरेशन जो है वो क्यू ओवर एम इंटू ई के बराबर आती है। यानी हम मुख्तलिफ चार्जेस रख कर ये बता सकते हैं कि हमारे पास एक्सेलर कि हम कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वाले इलाके में हैं या हम एक एक्सेलरेटेड एलिवेटर के अंदर हैं या रॉकेट स्पेसशिप के अंदर हैं, क्योंकि मुख्तलिफ चार्जेस के ऊपर एक्सेलरेशन मुख्तलिफ होगी। इसमें एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में चार्ज आ रहा है, ये जो एक्सेलरेशन है वो चार्ज पे डिपेंड करती है। हालांकि ग्रेविटी के केस में जो मैस है ये कैंसिल हो जाता है और हमारे पास ए इक्वल्स जी बचता है, जिसकी वजह से हमारे पास तमाम ऑब्जेक्ट्स एक ही एक्सेलरेशन से नीचे गिरते हैं। इसलिए ये थॉट एक्सपेरिमेंट हर फोर्स पर अप्लाई नहीं किया जा सकता, बल्कि सिर्फ ग्रेविटी के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। सेकेंड थॉट एक्सपेरिमेंट में आप यूं फर्ज करें कि आप एक अर्थ ऑब्जर्वर हैं और आप एक रॉकेट शिप या एक एलिवेटर को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाता देखते हैं। आप ये देखते हैं कि जो एलिवेटर है उसके ऊपर एक वक्त लाइट बीम, उसके अंदर एक मशीन लगी हुई है जो एक वक्त में एक लाइट बीम स्ट्रेट छोड़ती है। आप देखते हैं कि ये लाइट बीम तो स्ट्रेट जा रही है, और ये सब याद रखें आप अर्थ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप देखते हैं कि लाइट बीम तो स्ट्रेट जा रही है, मगर जैसे जैसे एलिवेटर ऊपर जा रहा था ये लाइट बीम स्ट्रेट टकराएगी नहीं, बल्कि ये लाइट बीम अगर 3.3 से शुरू हुई थी तो जाके ये पॉइंट नंबर 5 पर टकराएगी, जो कि 3 पॉइंट से नीचे है। ये सब आपको अर्थ से नजर आएगा, एलिवेटर के अंदर आपको ऐसा महसूस नहीं होगा। ये सब आप अगर आप अर्थ से देख रहे होंगे और आपको पता है लाइट भी हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, तो ये सब आपको अर्थ के ऊपर से नजर आएगा। अब जरा ये सोचें कि एक ऑब्जर्वर जो इस एलिवेटर के अंदर बंद है और उसको नहीं पता कि वो अर्थ पर है या वो एक एलिवेटर के अंदर 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, उसको क्या नजर आएगा?
अब हमें ये पता है कि ये लाइट बीम पॉइंट नंबर 3 से शुरू हुई थी और आके पॉइंट नंबर 5 पे टकराई थी, ये हमने अर्थ से ऑब्जर्व किया था। मगर इस बंदे को तो नहीं पता ना कि ये एक्सेलरेट कर रहा है। इसको ऐसा लगेगा कि ये लाइट ये अर्थ पे ही खड़ा है, एलिवेटर इसका अर्थ पे ही है, मगर ये जो लाइट बीम है ये कर्व कर गई है। इसको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब अगर हम आइंस्टाइन का इक्विवेलेंस प्रिंसिपल यूज करें, जो कि कहता है कि एक एलिवेटर वाले एक्सपेरिमेंट में जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो और अर्थ की कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई फर्क नहीं है, इसका तो ये मतलब हुआ कि जो लाइट बीम्स हैं उनको कर्व करते हुए नजर आना चाहिए। अगर हम अर्थ के ऊपर देखें, ये जरूर हो सकता है कि कर्वेचर इतना छोटा हो अर्थ के सरफेस के ऊपर कि हमें महसूस ही ना हो कि लाइट बीम कर्व की है या नहीं की, मगर हर हाल में लाइट बीम्स को कर्व करते हुए नजर आना चाहिए। और अब हम एक्सपेरिमेंट्स भी कर चुके हैं, अर्थ पर तो नहीं किया क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड वीक है, मगर हमने मैसिव ऑब्जेक्ट्स के इर्द गिर्द वाकई ये देखा है कि लाइट डज बेंड। तो देखिए, ये जो हमारा सेकंड थॉट एक्सपेरिमेंट है, ये हमें आइंस्टाइन इक्विवेलेंस प्रिंसिपल की पावर दिखाता है। ये हमें ये दिखाता है कि कैसे हम आइंस्टाइन इक्विवेलेंस प्रिंसिपल को यूज करके इतने इनक्रेडिबल फैक्ट तक पहुंच गए कि जो लाइट बीम्स हैं इनको कर्व करना चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड्स के अंदर। तो चले, हमने मान लिया आइंस्टाइन के इक्विवेलेंस प्रिंसिपल को यूज करके कि लाइट बीम्स कर्व करती हैं। इस स्पेस टाइम कर्व कर रहा है ये हमें कैसे पता चलता है? एक्चुअली यहाँ हमें ऑप्टिक्स के लॉज को यूज करना पड़ता है, और ऑप्टिक्स के लॉज के मुताबिक लाइट बीम जो है वो हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान एक ऐसा पाथ फॉलो करती है जिसमें सबसे कम टाइम लगे। और अगर हमारी स्पेस फ्लैट हो तो हमेशा वो पाथ स्ट्रेट होता है, क्योंकि आप इधर देख सकते हैं, अगर ये मैंने एक पॉइंट बनाया है 1, दूसरा पॉइंट है 2, लाइट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो 1 से लेकर पॉइंट 2 तक जाना चाहता है तो स्ट्रेट लाइन सबसे छोटा पाथ है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो मैंने पाथ बी बनाया है इसके ऊपर भी ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, और जो मैंने पाथ सी बनाया है इसके ऊपर जो बड़ा रिंगली सा पाथ है इसके ऊपर भी हमें ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। तो ज्यादातर तो ये होता है जो हमारे नॉर्मल इंट्यूशन के मुताबिक कि हमेशा जो है दो पॉइंट्स के दरमियान जो सबसे स्मॉलर डिस्टेंस वाला पाथ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। अगर आप फर्ज करें कि हमारी जो स्पेस है वो कर्व्ड है, कर्व्ड स्पेस को ऐसे इमेजिन करना है, इधर मैंने ये 2 डायमेंशनल कर्व्ड स्पेस बनाई है, इसको ऐसे इमेजिन करना है कि जैसे लाइट इस सरफेस के ऊपर से निकल ही नहीं सकती है। ये जो मैंने इधर सरफेस बनाया हुआ है इसके ऊपर से लाइट निकल ही नहीं सकती, यानी वो थर्ड डायमेंशन में नहीं जा सकती है। तो देखें, अगर लाइट इस सरफेस के ऊपर नहीं निकल सकती है तो एक पॉइंट मैंने अगेन लिया है ए और दूसरा पॉइंट मैंने लिया है बी। अगर तो कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट मूव करता है, यानी ए से स्ट्रेट मूव करता है और वो सीधा जाता जाता है, तो उसे इस बल्ज के ऊपर से ट्रेवल करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेट पाथ इसी बल्ज के ऊपर से ट्रेवल करने वाला पाथ है। मगर आप देख सकते हैं कि इस बल्ज के ऊपर से ट्रेवल करने में हमें ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, हालांकि ये पाथ स्ट्रेट है। तो अगर एक लाइट बीम है जिसने कम से कम टाइम लेना है, ऐसा पाथ चूज करना है जिसमें लीस्ट टाइम लगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए, तो वो एक कर्व्ड पाथ खुद ही चूज कर लेगी। देखें, वो इसके अराउंड आ जाएगी और वो फिर बी तक पहुंचेगी। और ये मैंने छोटे छोटे स्टेप्स में बनाया है, ये स्टेप्स भी अगर आपके पास टाइम है तो ये वीडियो पॉज करके काउंट करके देख लें कि ए से लेकर बी तक इस येलो कर्व्ड पाथ में कम टाइम लगता है एज कंपेयर टू दिस स्ट्रेट पाथ बिटवीन ए एंड बी। अब आप सोचेंगे कि हमें तो ये कर्वेचर नजर आ रहा है, इसके ऊपर ये बल्ज है, मगर ध्यान में रखें कि जैसे आपको अर्थ के कर्वेचर का नहीं पता चलता ना, जब आप अर्थ के ऊपर होते हैं तो आप सीधा देखते हैं, आपको तो यही लगता है कि अर्थ स्ट्रेट है। उसी तरह जो इस 2 डायमेंशनल सरफेस के ऊपर रहने वाले लोग होंगे, जो चूंटियां होंगी, आप खुद को उनकी तरह इमेजिन करें, उनको तो यही लगेगा ए से बी के दरमियान यही बल्ज वाला पाथ स्ट्रेट है। तो अब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइट बीम कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड में इसलिए कर्व करती है क्योंकि एक्चुअली जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो स्पेस के अंदर कर्वेचर है। आगे जाके हम देखेंगे कि स्पेस टाइम का कर्वेचर है, मगर यहीं से हम इंट्यूशन बिल्ड कर सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन को ना फॉलो करना इस बात की अलामत हो सकती है कि स्पेस टाइम के अंदर कर्वेचर है। अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं ना उनको जरा एक दफ़ा दोबारा समराइज कर लेते हैं, और उनसे कंक्लूजन जो हमने निकाली है उसको भी एक दफ़ा दोबारा दोहरा लेते हैं, क्योंकि ये हमारी इस जनरल रिलेटिविटी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपको ये समझ आ गया, बाकी तो मैथमेटिक्स ही है जो समझ आती रहेगी, मगर हमारी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। तो हम अब कंक्लूजन्स की तरफ चलते हैं। हमने
पहले थॉट एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूड किया? पहले थॉट एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा था कि अगर हम एक एक्सपेरिमेंट एलिवेटर में करें, जो कि हमने मैसेज गिरा के किए थे, जो कि एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, जिसकी एक्सेलरेशन 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर थी। हमने देखा कि ये दोनों मैसेज एक ही वक्त पर नीचे गिरते हैं। उसके बाद हमें ये पता है कि जब भी अर्थ पर ये एक्सपेरिमेंट किया जाए, तब भी हमारे पास सेम रिजल्ट आता है, क्योंकि अर्थ पर भी जब दो मैसेज, एक m1 और एक m2 नीचे गिराए जाएं, तो ग्रेविटी की वजह से उनके ऊपर जो फोर्स लगती है, वो उनको एक ही एक्सेलरेशन से नीचे गिराती है। इसका मतलब ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट थे, ये आपस में इक्विवेलेंट थे। इससे हम पहुंचे आइंस्टाइन इक्विवेलेंस प्रिंसिपल पे, जिसको ईईपी भी कहा जाता है। आइंस्टाइन इक्विवेलेंस प्रिंसिपल कहता है कि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है जो इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले केस को और इस अर्थ की ग्रेविटी के कांस्टेंट ग्रेविटी वाले केस को डिस्टिंग्विश कर पाए, इन दोनों में फर्क बता पाए। उसके बाद हमने एक थॉट एक्सपेरिमेंट, एक ये पहला थॉट एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद हमने दूसरा थॉट एक्सपेरिमेंट जो किया, उसके अंदर हमने यही एलिवेटर वाला केस लिया और ईईपी को एक्सप्लॉइट किया, आइंस्टाइन इक्विवेलेंस प्रिंसिपल को हमने एक्सप्लॉइट किया। कैसे एक्सप्लॉइट किया? हमने एक एलिवेटर लिया जो मूव कर रहा था ऊपर। हमें पता है एलिवेटर के अंदर जो रिजल्ट हमें शो होगा, वही रिजल्ट हमें अर्थ पे भी शो होना चाहिए। तो हमने ये देखा कि एलिवेटर के अंदर जो रिजल्ट शो होता है वो ये था कि लाइट बीम कर्व हो रही है। यहाँ से हमने क्या किया, आइंस्टाइन इक्विवेलेंस प्रिंसिपल को यूज किया और हमने कंक्लूड किया, क्योंकि हम दोनों फ्रेम्स में से अर्थ की कांस्टेंट ग्रेविटी वाली फ्रेम और एलिवेटर की एक्सेलरेशन वाली फ्रेम में फर्क नहीं बता सकते, तो हमने ये कंक्लूड किया कि फिर अर्थ पर भी कर्व करना चाहिए लाइट को। यहाँ से हमें ये पता चला, क्योंकि अर्थ में तो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, इससे हमें ये पता चला कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो कर्व करती है लाइट को। अच्छा, इसके बाद ना फिर हम ऑप्टिक्स को बीच में लेकर आए और हमने ऑप्टिक्स के लॉज से देखा कि ये हमने एज अ गिवन ही ले लिया। हमने ऑप्टिक्स के लॉज से देखा कि लाइट हमेशा शॉर्टेस्ट टाइम वाला पाथ फॉलो करती है, कि जो हमारे पास लाइट बीम होती है ना, वो हमेशा ऐसा पाथ फॉलो करती है जिसमें सबसे कम टाइम लगे दो पॉइंट्स के दरमियान। अगर हमारी स्पेस फ्लैट होगी ना, तो वो जो पाथ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। ये तो गिवन है। फ्लैट स्पेस में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान जो पाथ हो वो सबसे कम टाइम वाला भी हो मगर स्ट्रेट लाइन ना हो वो। लेकिन हमने ये देखा कि जब ग्रेविटी होती है तो लाइट बीम्स कर्व कर जाती है, यानी अगर मेरे पास एक पॉइंट वन है और दूसरा पॉइंट टू है, उसके दरमियान अगर मेरी लाइट बीम कर्व करती हुई जाती है, और मैं ये भी मानता हूँ कि लाइट बीम शॉर्टेस्ट टाइम वाला पाथ फॉलो करती है, तो मुझे ये भी साथ मानना पड़ेगा कि मेरी जो स्पेस है जिसके अंदर लाइट ट्रेवल कर रही है, वो भी फ्लैट नहीं है, क्योंकि फ्लैट स्पेस में कभी दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट टाइम वाला पाथ होता है वो स्ट्रेट नहीं होता। ये मैं बार बार ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आइंस्टाइन भी इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू इस कंक्लूजन तक पहुंचा था कि स्पेस टाइम जो है उसके अंदर कर्वेचर पैदा हो जाता है ग्रेविटी की वजह से। उसने शुरू में कोई मैथ नहीं की थी, ना ही उसको शुरू से डिफरेंशियल ज्योमेट्री और टेंसर्स आते थे। यहाँ तक पहुंचने के लिए उसने ये बड़े सिंपल थॉट एक्सपेरिमेंट्स किए थे और इन्हीं को गौर से समझा था, इसीलिए मैं भी आपको ये थॉट एक्सपेरिमेंट्स गौर से समझा रहा हूँ। अब चलें आगे चलते हैं। अब चलिए मैं बड़े फेमस वर्ड्स में जनरल रिलेटिविटी की समरी करता हूँ, जो कि अभी हमने देखा, उसी को बस बोलने का एक और तरीका है कि हमारी स्पेस टाइम में जब ग्रेविटी नहीं होती, और ग्रेविटी किसकी वजह से पैदा होती है? मैसेस की वजह से। यानी हमारी स्पेस टाइम में जब कोई मैस नहीं होता, तो वो स्पेस टाइम एक फ्लैट स्पेस की तरह बिहेव करती है। और जैसे ही हमारी स्पेस टाइम में कोई भारी मैस आ जाता है, वो स्पेस टाइम एक कर्व स्पेस टाइम की तरह बिहेव करती है। और जो बाकी बाकी मासेस होते हैं छोटे छोटे, वो भी इसी कर्व की वजह से अपने पाथ्स चेंज कर लेते हैं। तो एक बड़ा फेमस कोट है जो बार बार आप लोग सुनते हैं, वो ये है कि स्पेस टाइम टेल्स मैटर हाउ टू मूव। है ना, स्पेस टाइम में कर्वेचर पैदा हो जाए तो मैटर की मूवमेंट चेंज हो जाती है। पर ये स्पेस टाइम में कर्वेचर क्यों पैदा होता है? क्योंकि मैटर टेल्स स्पेस टाइम हाउ टू कर्व। मैटर की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड्स पैदा होती हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड्स कुछ भी नहीं है बकौल आइंस्टाइन के, स्पेस टाइम को कर्वेचर है, और कर्वेचर की वजह से चीज़ें मुख्तलिफ तरीके से मूव करती हैं, जैसे कि लाइट बीम्स बेंड कर जाती हैं। तो ये बड़ा फेमस कोट है, आप लोग बार बार सुनते आते होंगे जनरल रिलेटिविटी के बारे में। तो ये कोट
यहाँ से आया है, जो भी हमने सारा कॉन्टेक्स्ट स्टडी किया उससे। चलिए अब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कर्व्ड स्पेसेस को। स्पेस टाइम का कर्वेचर विजुअलाइज करने से पहले हम सिर्फ स्पेस का कर्वेचर विजुअलाइज करेंगे, क्योंकि टाइम में कर्वेचर विजुअलाइज करना खासा मुश्किल है। और स्पेस में भी हम 3D नहीं बल्कि 2D कर्वेचर को विजुअलाइज करने से शुरू करेंगे। उससे हमारी 3D की इंट्यूशन भी खुद ही बिल्ड हो जाएगी। तो पहले तो आपने ये देखना है कि आपने 2 डायमेंशन के अंदर चीजें परसीव कैसे करते हैं लोग। अगर कोई बंदा 2 डायमेंशन के अंदर रहता है ना, तो वो एक चूंटी की तरह बिहेव करता है जो एक बोर्ड पे चल रही है। उसको नहीं पता होता कि इस पेज से ऊपर क्या चीज है या इस पेज के नीचे क्या चीज है। ये पेज हमें इसलिए पता है कि एक पेज है क्योंकि हम 3 डायमेंशन से इसको, इस पेज को हम बाहर से खड़े होकर 3 डायमेंशन से देख रहे हैं। मगर एक चूंटी जो इस पेज के ऊपर रह रही होगी ना, उसको कभी भी नहीं पता चलेगा कि इसके बाहर क्या चीज है। उसको बस यही लगेगा कि एक पेज ही पूरी दुनिया है। जैसे जब हम अर्थ पे खड़े होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि अर्थ के बाहर क्या चीज है या अर्थ के अंदर क्या चीज है, हमें बस अर्थ का एक फ्लैट सा सरफेस नजर आता है। बेशक अर्थ कर्व्ड भी है, वो भी हमें तब नजर आता है जब हम अर्थ से बाहर जाके देखते हैं। तो अर्थ एक अच्छी एग्जाम्पल है, अर्थ का सरफेस, अर्थ तो नहीं, अर्थ 3 डायमेंशन है मगर अर्थ का सरफेस एक अच्छी एग्जाम्पल है फॉर इमेजिनिंग अ 2D स्पेस दैट इज कर्व्ड। और एक पेपर जो है जिसको फ्लैट रखा जाए वो एक अच्छी एग्जाम्पल है ये सोचने के लिए कि एक फ्लैट 2D स्पेस किस तरीके की होती है। तो जब मैं एक फ्लैट 2 डायमेंशनल स्पेस की बात करूंगा तो आपने एक कागज इमेजिन करना है या एक फ्लैट पीस ऑफ पेपर इमेजिन करना है जिसके ऊपर कोई चूंटी रह रही होगी, जिसको नहीं पता होगा कि उससे बाहर क्या चीज है। अब हम ये देखते हैं कि 2D स्पेस के अंदर अगर हम रह रहे हैं तो हम कैसे बता सकते हैं, हाउ कैन वी टेल इफ आवर स्पेस इज कर्व्ड, इज कर्व। ये फंडामेंटल सवाल हमने उठाना है कि अगर हम एक 2 डायमेंशनल स्पेस के अंदर रह रहे हैं तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि स्पेस कर्व्ड है। और इसको बताना इतना मुश्किल नहीं है, बल्कि अब मैं आपको बताऊंगा कि आप सिंपल ट्राइंगल्स ड्रॉ करके ये बता सकते हैं। यू कैन सिंपली टेल दिस बाय ड्रॉइंग ट्राइंगल्स। कैसे, अब देखें, अगर आप एक 2D बीइंग है जो कि एक प्लेन ऑफ पेपर पे रहते हैं, चले मैं यहाँ पे एक प्लेन ऑफ पेपर ही बना देता हूँ, तो ये आपका 2D वर्ल्ड है। आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर फर्ज करें बैठे हुए हैं, इस पॉइंट पर बैठे हुए हैं जिसको हम ए कहते हैं। आप ना यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, ठीक है, और एक जगह आके रुक जाते हैं। और आपने फर्ज करें अपने साथ एक कंपस भी लिया हुआ है। तो आप एक स्ट्रेट लाइन में मूव किए और एक जगह आके रुक गए, फिर आपने मोड़ काटी, ठीक है, आपने मोड़ काटी। और क्योंकि आप एक कंपस लेके निकले थे ना, तो आप वो एंगल भी नोट करते हैं जो आपने मोड़ काटते हुए बनाया। तो आप वो एंगल नोट कर लिया आपने। फिर आपने दोबारा एक पॉइंट पर आके आप रुक गए, पॉइंट बी से फर्ज करें आपने मोड़ काटी थी, पॉइंट सी पे आके आप रुक गए। पॉइंट सी से आप वापस उसी पॉइंट पे गए जहां से आपने शुरू किया था, यानी आप पॉइंट ए पे गए। और फिर से आपने पॉइंट सी पर जो एंगल बनाया था वो भी आपने नोट किया, यानी पॉइंट सी के ऊपर एंगल, लेट से उसको हम बीटा कह देते हैं। और पॉइंट ए के ऊपर जो एंगल बनाया था उसको हम गैमा कह देते हैं, वो भी हमने नोट कर लिया। ये तीनों एंगल्स हमने नोट कर लिए। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों एंगल्स का सम करेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। अब किसी ने भी अगर एलिमेंट्री ज्योमेट्री पढ़ी है 9th 10th क्लास में तो उसे पता है एक ट्राइंगल के इनर तमाम ट्राइंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। और आपको पता है इस मेथड से चलने से, यानी एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करने से, फिर वहां से मोड़ काटने से, वो एंगल नोट करने से और वापस उसी पॉइंट तक वापस आ जाने से एक ट्राइंगल ही बनता है। ट्राइंगल बनाने का मेथड ही यही है। तो आपको ये बात पता है कि आपने ट्राइंगल बनाया है और आपने उस ट्राइंगल के जब एंगल्स नोट किए तो वो 180 डिग्रीज के बराबर है। मगर अब, अगर ये सिंपल सा लॉ तमाम जगह पर नहीं होल्ड करता। अब फर्ज करें कि मैं ये एक स्फीयर बनाता हूँ, ये मैंने एक स्फेरिकल वर्ल्ड बना लिया। अब क्या है कि इस स्फेरिकल वर्ल्ड पर आप रह रहे हैं, और अगर आप रह रहे हैं, जैसे आप अर्थ का कर्वेचर नहीं बता सकते तो आप इस स्फेरिकल वर्ल्ड का भी कर्वेचर नहीं बता पाएंगे। आपको नहीं पता होगा कि आप एक स्फेरिकल वर्ल्ड पे रह रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटे से इलाके पे, बहुत छोटे से इलाके में एक स्फेरिकल कर्व्ड यूनिवर्स भी फ्लैट ही नजर आता है। आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस पॉइंट एनफ। जैसे आपको, आप क्योंकि छोटे से हैं तो आपको अर्थ नजर आती है, तो इसको कहते हैं लोकली फ्लैट होना। हर कर्व स्पेस एक बहुत छोटे से इलाके में फ्लैट नजर आती है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप समझदार हैं, आप इस बात को नहीं मानते जो आपको नजर आ रहा है, आप एक्सपेरिमेंट्स और फिजिक्स को मानते हैं। तो आप अगेन वही सेम काम करते हैं। आप फर्स्ट करें इस पॉइंट से चलते हैं जिसको मैं ए कह रहा हूँ, और आप अपनी तरफ से स्ट्रेट जाते हैं, ठीक है, आप स्ट्रेट जाते हैं जाते हैं जाते हैं,
और स्ट्रेट जाके बिल्कुल इस स्फीयर के बीच में आपको रुक जाते हैं। आपको नहीं पता कि आप स्फीयर के बीच में रुके हैं, बस सपोज आप अपनी तरफ से एक रैंडम जगह पे रुके हैं जिसको मैं पॉइंट बी का नाम दे देता हूँ। तो आप पॉइंट ए से स्ट्रेट चले बिल्कुल जैसे आप एक एरो लेके अभी शुरू में जहां भी आप खड़े हैं और बिल्कुल सीधे जाते जाए। उसके बाद आपने मोड़ काटी और आपने मोड़ काटते हुए नोटिस किया कि आपने 90 डिग्री के एंगल पे मोड़ काटी है, तो आपने ये एंगल भी नोटिस किया। फिर आप सीधा जाते गए और बिल्कुल स्फीयर की टिप पे आके ना आप रुक गए। ठीक है, आपने फिर दोबारा मोड़ काटी। ठीक है, और आपने फिर से एंगल नोटिस किया, आपने देखा कि ये भी 90 डिग्रीज का एंगल है। और अब वापस, क्योंकि अब आपको पता है आपने ट्राइंगल बनाना है, उसका मेथड यही होता है कि दूसरी दफा जब मोड़ काटी जाए तो उसी पॉइंट पर वापस आया जाए जहां से आपने शुरू किया। तो आप उसी पॉइंट पर वापस आ जाते हैं और दोबारा एंगल नोट करते हैं कि आपने पिछले पाथ के साथ क्या एंगल बनाया है। यूं समझे आप जैसे एक पेंट ब्रश लेके निकले हो, इसलिए आपको अपना पाथ भी पता और एंगल भी नजर आ रहा हो, तो वो एंगल भी 90 डिग्रीज का आता है। अब आप ये तमाम एंगल्स का जब सम करते हैं, 90 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज, आप देखते हैं मैंने तो अपनी तरफ से एक ट्राइंगल बनाया है, मगर उसके अंदर तमाम एंगल्स का जो सम आ रहा है वो 270 डिग्रीज आ रहा है। इससे आप बता सकते हैं, इतने सिंपल एक्सपेरिमेंट से बता सकते हैं कि आप एक फ्लैट स्पेस में नहीं खड़े बल्कि एक कर्व स्पेस में खड़े हैं। यानी इन जनरल अगर मैं बात करूं तो आप यूं बता सकते हैं, अगर आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं इसी मेथड से और उस ट्राइंगल के 3 एंगल्स आते हैं आपके पास, अल्फा बीटा गैमा, और वो 180 डिग्रीज के बगैर नहीं आते, ठीक है, तो यू कैन बी श्योर कि आपकी जो स्पेस है ना वो कर्व्ड स्पेस है। इसी तरीके से ये 2 डायमेंशंस में, 3 डायमेंशंस में भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, मगर अगेन कर्वेचर को नोटिस करने के लिए लंबे लंबे फासले तय करने पड़ते हैं। यानी अगर आपने यूनिवर्स का फर्ज करें कर्वेचर नोटिस करना है, तो एक स्पेसशिप को हमें भेजना पड़ेगा जो पूरी स्पेसशिप में फर्ज करें ये लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि वो स्ट्रेट जा रहे हैं, तो वो अर्थ से निकलते हैं, स्ट्रेट जाते हैं, फिर मुड़ते हैं, अपना एंगल नोट करते हैं, फिर स्ट्रेट जाते हैं किसी और गैलेक्सी तक जाते हैं, फिर मुड़ते हैं, अपना एंगल नोट करते हैं और वापस अर्थ पे आते हैं और दोबारा एंगल नोट करते हैं। अगर तो उनके एंगल्स का सम 180 के बराबर नहीं आता ना, तो हम ह्यूमंस भी ये बता सकते हैं एक्सपेरिमेंट करके कि हमारी 3D स्पेस के अंदर कर्वेचर है या कर्वेचर नहीं है। जो कर्वेचर की असल डिस्क्रिप्शन है ना, असल मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन, वो मेट्रिक के बगैर नहीं हो सकती। और मेट्रिक वो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिस तक मैं पहुंचना चाह रहा था। जनरल रिलेटिविटी का भी जो सबसे इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट है मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट, वो मेट्रिक है। कोई मुझसे पूछे कि एक लाइन में मेट्रिक क्या है, तो वो पाइथागोरस थ्योरम की जनरलाइजेशन है। मगर इस बात का कोई वैसे फायदा नहीं है, क्योंकि कैसी जनरलाइजेशन है, कौन सी जनरलाइजेशन है, जब तक ये किसी को पता नहीं होगा तो ये बात मीनिंगलेस है। तो चलें अब आप लोगों के लिए मेट्रिक की सेंस बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। आप अगर एक 2D फ्लैट वर्ल्ड में रहते हैं और ये जो मैंने बनाया है स्क्वायर, ये वो वर्ल्ड है, वो प्लेन है जिसमें हम रहते हैं, तो ये प्लेन अपने आप में हमारे लिए यूजलेस है, क्योंकि हम इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसमें किसी पॉइंट को लेबल नहीं कर सकते। हमने भी एक मीटर की डेफिनेशन में डिसाइड की, हम कोई से 2 पॉइंट्स में डिस्टेंस नहीं बता सकते। कैलकुलेशंस करने के लिए हमें अपने वर्ल्ड को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम देना पड़ता है, और पोजीशंस बताने के लिए किसी पॉइंट की। कोऑर्डिनेट सिस्टम देना एक सब्जेक्टिव चॉइस होती है, हम खुद चूज करते हैं कि अपने वर्ल्ड में किसी पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो होते हैं वो सब्जेक्टिव ह्यूमन टच देते हैं मैथमेटिक्स की ऑब्जेक्टिव रियलिटी को, लेकिन फिर भी कुछ चॉइसेस जो होती हैं वो दूसरी चॉइसेस से बेहतर होती हैं। अब सपोज करें आप अपना रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या आप एक आर्म कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। आर्म कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले तो आप एक सेंटर डिसाइड करते हैं, और फिर अगर आप 1 मीटर भी डिसाइड कर लें तो आप राइट की तरफ चलते हैं और हर 1 मीटर के फासले पर निशान लगाते जाते हैं, और लेफ्ट की तरफ चल के भी यही काम करते हैं, जिससे आपका एक एक्स एक्सिस बन जाता है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस बन जाता है, और फिर हमारा एक वाई एक्सिस ऊपर की तरफ जाके और अपने 1 मीटर के फासले पर निशान लगा के, और नीचे की तरफ भी यही करके जो काम हम एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर करते हैं, एक वाई एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि वो बनता किस तरीके से है। जैसे हम राइट की तरफ मूव करके फिर परपेंडिकुलरली मूव करके बनाते हैं, ये भी इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन का हिस्सा है कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे बना है। अच्छा, कांस्टेंट y की लाइंस मैं इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ, ये जो मैं अभी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके ऊपर y कांस्टेंट है मगर x चेंज हो रहा है, तो ये मैं कुछ कांस्टेंट y की लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ ब्लू कलर में। और इसी तरह कांस्टेंट हम x की लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं जो कि y एक्सिस में बनेगी, क्योंकि इनके ऊपर x कांस्टेंट होगा मगर y जो है वो
इनके ऊपर चेंज हो रहा होगा। ये मैंने बस हमारे एक हेल्प के लिए बनाई है, ज़्यादा इसको विजुअली बेहतर दिखाने के लिए बनाई है। तो ये हमारा एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी पॉइंट जो होता है उसको हम कैसे लेबल करते होते हैं, उसको हम एक एक्स वैल्यू से और एक वाई वैल्यू से लेबल करते होते हैं। तो चले हम अपने किसी भी पॉइंट को एक कोई रैंडम पॉइंट लेते हैं और उसके ये मैंने पॉइंट ले लिया। हमें पता है कि इसको जो लेबलिंग होगी इसके एक एक्स होगा और एक कोऑर्डिनेट इसका वाई होगा। अब अगर मुझे दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस बताना है हमारे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यानी एक पॉइंट में ये ए ले लेता हूँ और दूसरा पॉइंट यही वाला मैं बी ले लेता हूँ, इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा। अब हमें पता है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम सिंपली पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। अगर मैं नीचे एक ट्राइंगल सा बना दूं, एक बेस और परपेंडिकुलर बना दूं, तो बेस हमारी डेल्टा एक्स होगी और जो चेंज इन वाई होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, और डेल्टा एस मैं इसके हाइपोटेन्यूज को कह देता हूँ, जो कि डिस्टेंस भी होगा दोनों पॉइंट्स के दरमियान। अब अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूं तो मैं इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि डेल्टा एस स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर। सिंपल। अब अगर ये दोनों पॉइंट्स बहुत ही करीब हों, यानी ये दोनों पॉइंट्स इतने दूर होने की बजाय अगर ये बहुत क्लोज आ जाए, बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाए, तो जो डेल्टाज होते हैं वो डीज बन जाते हैं, यानी जो डिफरेंसेस होते हैं फाइनाइट वो इन्फिनिटेसिमल डिफरेंसेस बन जाते हैं, जिनको हम डिफरेंशियल्स कहते होते हैं। तो क्या होगा, ये हमारा बन जाएगा डी एस स्क्वायर इक्वल्स डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। तो यही हमारा मेट्रिक है। मेट्रिक की डेफिनेशन इतनी सिंपल है कि मेट्रिक इज जस्ट द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इन्फिनिटेसिमली सेपरेटेड पॉइंट्स। अब आप सोचेंगे कि इतनी सिंपल क्वांटिटी जनरल रिलेटिविटी की सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी कैसे हो सकती है। असल में ये नोट करें कि अभी हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, इसको मैं सी सी से रिप्रेजेंट करता हूँ, और फ्लैट स्पेस में मेट्रिक की ये फॉर्म निकाली है। हम ये देखेंगे कि जब स्पेस कर्व्ड होती है ना, तो दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो पाइथागोरस थ्योरम से नहीं लिखा जा सकता। स्पेस के कर्वेचर की वजह से मेट्रिक की फॉर्म चेंज हो जाती है, और मेट्रिक की फॉर्म और अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्टडी करके हम बता सकते हैं कि स्पेस में कर्वेचर कैसा है। ना सिर्फ ये बता सकते हैं बस बल्कि उस कर्वेचर के होते हुए एक्यूरेट डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान। अभी हम इस चीज को और डिटेल में स्टडी करेंगे, मगर पहले फ्लैट स्पेस में ही कुछ और बातें करने को हैं। अभी ना हमने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, मगर वो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना हमारी चॉइस थी, एक ह्यूमन चॉइस थी। हमें कोई भी और कोऑर्डिनेट सिस्टम बना सकते थे, और इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में से एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे बनाया जाता है, आप फर्ज करें आप अपने दोस्तों को चारों डायरेक्शंस में भेज देते हैं। आप एक दोस्त को भेजते हैं इधर और उसे कहते हैं अपनी लाइन जिस एंगल पर जा रहे हो ना वो एंगल भी नोट करो। दूसरा दोस्त उसी दोस्त के रेफरेंस से 45 डिग्री के एंगल पर निकल जाता है। तीसरा दोस्त 90 डिग्री के एंगल पर निकल जाता है। इसी तरीके से आपके जो दोस्त हैं वो चारों डायरेक्शन में फैल जाते हैं, और वो जिस एंगल पर गए हैं वो भी आपको पता होता है। और फिर इन लाइंस के ऊपर आप जो डिस्टेंसेस है ना वो सर्कल्स के जरिए नोट करते हैं, यानी हर 1 मीटर के फासले पर ना आपके दोस्त एक सर्कल भी बना देते हैं। ठीक है, तो हर 1 मीटर के फासले पर हम एक सर्कल बना देते हैं, जिन सर्कल्स का जो सेंटर है वो ओरिजिन पर होगा। अब हम कोई भी पॉइंट जो है ना इस पूरे के ऊपर, अब ये सर्कल्स मैंने सारे तमाम बनाए तो नहीं है, लेकिन आप समझे कि ये सर्कल्स भी फैल रहे हैं। अब कोई भी जो पॉइंट है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, किसी भी पॉइंट को मैं लेबल कर सकता हूँ उसका ओरिजिन से डिस्टेंस देखकर। उसके ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसको मैं आर से डिनोट करूंगा, और आर उस सर्कल का रेडियस होगा जिसके ऊपर वो लाए करता है। और मैं क्या, और कौन सा कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए, थीटा से। थीटा वो एंगल होगा जिसके ऊपर वो पॉइंट लाई करता है। तो ये मैंने एक पॉइंट पी बनाया है। अगर ये फर्ज करें किसी सर्कल पे लाई कर रहा है जिसका रेडियस आर है, तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से वो भी आर होगा। और जिस ब्लू लाइन पर ये लाई कर रहा है जो कि 45 डिग्रीज की है, आप देख सकते हैं इस केस में, वो इस पॉइंट का एंगल बताएगी। ये भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की तरह। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम पॉइंट्स को एक्स वाई से डिनोट करते थे, जो कि लाइंस होती थी कांस्टेंट एक्स और कांस्टेंट वाई की। इसके अंदर हम डिस्टेंस से और एंगल से डिनोट करते हैं। इधर मैंने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ही नीटली बनाया है, और मैं इसके ऊपर एक पॉइंट को लेबल कर सकता हूँ आर और थीटा। हमसे कोई पूछ ले कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर दो पॉइंट्स के दरमियान इन्फिनिटेसिमल डिस्टेंस क्या है, यानी इन अदर वर्ड्स इस सिस्टम के अंदर मेट्रिक क्या है पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, तो हमें नहीं पता।
हमारी स्पेस अभी भी फ्लैट है पर कोऑर्डिनेट्स पोलर हैं, लेकिन हमें ये पता है कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं उसके अंदर जो मेट्रिक है वो इस फॉर्म का होता है, डी एस स्क्वायर इक्वल्स डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। हम ऐसा करते हैं कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स के दरमियान कोई रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि उस रिलेशन को यूज करके हम मेट्रिक की फॉर्म निकाल सकें पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो चलिए हम ऐसे कोशिश करते हैं। तो अब अगर हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते तो हमारे पास, अगर मैं ये लाइन लगाऊं तो इस लाइन की जो हाइट है वो y कोऑर्डिनेट होती, और अगर मैं नीचे भी एक लाइन लगाऊं तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारा x कोऑर्डिनेट होता। मगर अगर आप लोग देखें, ये तो हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन गया। इस राइट ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो r है, और इस राइट ट्राइंगल का जो एंगल है वो थीटा है। तो यानी कि यहाँ से हम x आर थीटा के दरमियान रिलेशन निकाल सकते हैं और y और आर थीटा के दरमियान भी रिलेशन निकाल सकते हैं सिंपल ट्राइंगुलर ज्योमेट्री यूज करके। तो देखें x कोऑर्डिनेट जो होगा, आप इस ट्राइंगल को देखें क्योंकि वो बेस है तो वो r cos थीटा के बराबर होगा, और जो y कोऑर्डिनेट होगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर है तो वो r sin थीटा के बराबर होगा। मगर हमें x और y नहीं चाहिए, हमें dx और dy चाहिए जिनका स्क्वायर लेके हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और हमारे पास r और थीटा की फॉर्म में मैट्रिक की शक्ल आ जाएगी। अगेन हम यही कर रहे हैं, हम दो पॉइंट्स के दरमियान इन्फिनिटेसिमल डिस्टेंस ही देख रहे हैं, मगर अब किस कोऑर्डिनेट में देख रहे हैं, आर और थीटा कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, यानी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो चलें पहले हम एक्स के साथ गेम करते हैं। तो ये हमारा एक्स है जो कि आर कॉस थीटा के बराबर है। अगर हमने इसका डिफरेंशियल लेना है, इसका डिफरेंशियल किस तरह लेंगे, दोनों तरफ हम डिफरेंशियल अप्लाई कर देंगे, यानी दोनों तरफ हम डिफरेंशियल ऑपरेटर जो होता है वो अप्लाई कर देंगे। इधर भी मैंने डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, ऊपर लिखा हुआ है मगर आप समझिए कि साथ है। तो अगर हम ये डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करते हैं हमारे पास ये डी एक्स बन जाएगा, और दूसरी तरफ देखें आर भी एक वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है, तो हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल लगा के हमारे पास क्या आएगा, डी आर पहले, यानी आर का डिफरेंशियल लिया, उसके बाद कॉस थीटा ऐसे का ऐसे आ जाएगा, उसके बाद माइनस का साइन आएगा क्योंकि आर तो अब ऐसे ही आएगा, लेकिन जब कॉस थीटा का डेरिवेटिव लिया जाएगा तो वो साइन थीटा दे देगा और माइनस भी साथ देगा, और एक हमारे पास साथ डी थीटा भी आ जाएगा क्योंकि हम डिफरेंशियल ले रहे हैं। बिल्कुल जैसे इंटीग्रेशन करते हो तो उसके वक्त हम जो कोऑर्डिनेट्स चेंज करते हैं तब भी, सब्स्टिट्यूशन करते हैं तब हम इसी तरीके का काम करते हैं, वही वैसे ही डिफरेंशियल ले रहे हैं। ये हमने डिफरेंशियल ले लिया, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ। ये हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा डी आर माइनस आर साइन थीटा डी थीटा। इसके बाद यही काम हम y के साथ करते हैं, y जो होता है वो बराबर है r साइन थीटा के। अगेन मैं दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लेता हूँ। अब दूसरी तरफ जो डिफरेंशियल होगा, ये तो पहला तो डी वाई बन जाएगा लेफ्ट साइड पर, और राइट साइड पर डिफरेंशियल क्या बनेगा, अगेन सेम हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। ये बनेगा डी आर और साइन थीटा वैसे का वैसे आएगा, फिर आएगा प्लस आर कॉस थीटा और डी थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा जो होता है ये साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है। इसको भी मैं जरा ज्यादा सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ, साइन थीटा को बस पहले लिख लेता हूँ ताकि अच्छी फॉर्म में याद है। अब हमें क्या करना है, हमें हमें ये चाहिए, हमें मैट्रिक चाहिए जो कि डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई स्क्वेयर के बराबर है, ठीक है ना। तो हमें अब इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है तो हमारे पास मैट्रिक आ जाएगा। तो हम इन दोनों का स्क्वायर करते हैं और इन दोनों की जो पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म है वो इसके अंदर पुट कर देते हैं। कैसे, ये फॉर्म dx की है और ये हमारे पास फॉर्म dy की है, वो इनके अंदर हम पुट कर देते हैं अगर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले cos थीटा डी आर माइनस आर साइन थीटा डी थीटा, इस पूरी चीज का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, फिर प्लस ये हमारा क्या है, डी एक्स स्क्वायर बन गया है, और अब हमारे पास इसमें ऐड क्या होगा, जो डी वाई है साइन थीटा डी आर प्लस आर कॉस थीटा डी थीटा, ये हमारा पूरा क्या है, डी वाई है, मगर अभी हमने इसका स्क्वायर करना है तो इस पूरे का हम स्क्वायर करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, देखिएगा ये बहुत अच्छा और बड़ा प्यारा सिंप्लीफाई होगा ये। तो इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर वही वाला फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला। तो कॉस स्क्वायर थीटा डी आर स्क्वायर, यानी पहली टर्म का स्क्वायर, फिर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, वो हो जाएगा आर स्क्वायर साइन का स्क्वायर थीटा डी थीटा स्क्वायर, और फिर जो हमारे पास -2 पहली टर्म यानी 2ab आता है ना, कॉस थीटा डी आर, और फिर इधर हमारे पास आ जाएगा आर
साइन थीटा डी थीटा। ये बस मैंने कुछ भी नहीं किया, इसका फॉर्मूला खोला डी एक्स स्क्वायर का। फिर अब y को इसी तरह से खोलेंगे तो y क्या बनेगा हमारे पास खुल के, चलें y को मैं दूसरे कलर में खोल लेता हूँ। तो y हमारे पास बनेगा साइन स्क्वायर थीटा डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा स्क्वायर, और फिर प्लस 2 साइन थीटा डी आर इंटू, बोर्ड को शिफ्ट कर लूँ, 2 साइन थीटा डी आर इंटू आर कॉस थीटा डी थीटा। अभी देखें ये ऐड हो रहे हैं, ये मैंने ब्लू में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कोई और क्वांटिटी है कहीं और लिखी है, ये दोनों ये एक पूरी एक क्वांटिटी है ऊपर वाली लाइन पर और नीचे जो ब्लू में लिखी है ये। हम इधर दो जो हैं ये तो बड़े आराम से कट रही हैं, देखें ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी अगर आप देखें तो ये एक ही है, इसमें भी आर कॉस थीटा, इधर ये आर ये कॉस थीटा, इसमें भी डी आर है और साइन थीटा है, इधर भी डी आर है और साइन थीटा और डी थीटा भी दोनों में, ये दोनों तो कैंसिल हो जाते हैं अगर आप देखें तो। और इस वाली टर्म में डी आर स्क्वायर मैं कॉमन ले लूं तो मेरे पास कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है, इधर मेरे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी आर स्क्वायर, और हमें पता है ये 1 के बराबर होता है। और इधर भी मैं आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर अगर कॉमन ले लूं इस टर्म में और इस टर्म में तो मेरे पास आ जाएगा प्लस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर, और इधर भी कॉमन आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन ये भी 1 के बराबर हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा डी आर स्क्वायर, और दूसरा भी मेरे पास 1 के बराबर हो जाएगा तो बचेगा आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर। अब हमने फ्लैट स्पेस के अंदर पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर मेट्रिक की फॉर्म डिराइव कर ली है, पर फॉर्म डिफरेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो भी डिफरेंट आएगा। ये जो फॉर्म में डिफरेंस आ रहा है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट चूज किए हैं। देखें दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, अगर आप इस पिक्चर में देखें, दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो चाहे कोई कोऑर्डिनेट ना भी हो वो तब भी अपने मतलब रखता है। डिस्टेंस का मतलब होता है फासला कितना है उन दो पॉइंट्स के दरमियान। अगर आप वो फासला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में मेजर करेंगे इससे उस फासले में फर्क नहीं पड़ेगा, यानी अगर ये 2 मीटर के फासले पर है तो इससे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि ये वाला जो डिस्टेंस है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की वजह से ये 1 मीटर का हो जाएगा, या अगर आप इसे पोलर कोऑर्डिनेट्स में मेजर करेंगे तो उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, 2 मीटर 3 मीटर में नहीं बदल सकता आपके कोऑर्डिनेट्स बदलने में। डिस्टेंस का जो फैक्ट है वो एब्सोल्यूट है, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये एक ह्यूमन कंस्ट्रक्शन होते हैं। तो अगर आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जो मेट्रिक आया ये डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर आया है और पोलर कोऑर्डिनेट्स में डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा आया है, इन दोनों से जब आप दो सेम पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मेजर करेंगे तो आपके पास जवाब जो आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि ये दोनों ही डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं दो पॉइंट्स के दरमियान, बस कोऑर्डिनेट्स मुख्तलिफ यूज कर रहे हैं। अब हम ये देखेंगे कि हम मेट्रिक को कैसे यूज कर सकते हैं स्पेस टाइम का कर्वेचर समझने के लिए। अब आप इमेजिन करें कि आप दोबारा वही सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं, अब अपने दोस्तों को कहते हैं कि मुख्तलिफ एंगल्स पर निकल जाओ, 0 डिग्री का एंगल आप डिसाइड करते हैं, मीटर की डेफिनेशन डिसाइड करते हैं, हर मीटर पे एक सर्कल भी बनाते हैं और ब्लू लाइन से मुख्तलिफ एंगल्स भी डिसाइड करते हैं, और आपके दोस्त निकल जाते हैं। आप कहते हैं ठीक है, बिल्कुल जैसे आपने फ्लैट स्पेस में किया था, आप दोबारा बड़े आराम से कोऑर्डिनेट्स बना रहे हैं। कौन से कोऑर्डिनेट्स बना रहे हैं? पोलर कोऑर्डिनेट से अपनी पूरी स्पेस को मैपिंग कर रहे हैं। मगर क्या हो, अभी मैं आपको चीज दिखाने लगा हूँ कि आपकी स्पेस फ्लैट ही ना हो बल्कि आप बहुत छोटे हों, आप बहुत छोटे हों, ये पता करने के लिए कि आपकी स्पेस को एक स्फीयर की शेप दी गई हुई है, आपको इस बात का पता ही नहीं है। आपके दोस्त जाते हैं और उसी तरह जिस तरीके से आपने डिसाइड किया था वो ये लाइंस लगाते जाते हैं मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर, मगर उनको तो नहीं पता होगा, उनको लगेगा वो सीधे ही जा रहे हैं, तो वो फिर मुड़ के आपके पास यहाँ तक के वापस आ जाएंगे, मगर उनको काफी टाइम लगेगा। तो जब तक वो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स ड्रॉ कर रहे हैं, उन्होंने कोऑर्डिनेट सिस्टम तो पोलर ही ड्रॉ किया है, उनको पता ही नहीं है कि उनका वर्ल्ड स्फेरिकल है, वो बस अपने अपने रास्ते पर अपने अपने एंगल पर निकल गए हैं ये सोचे समझे बगैर कि वो कौन सी स्पेस में है, और उन्होंने अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ कर लिया। अब आपसे कोई पूछे कि अब आपको नहीं पता था कि आपकी स्पेस फ्लैट है या स्फेरिकल है, ये तो जब मैंने जूम करके, जैसे हमने आपकी स्पेस से बाहर निकल के, जैसे बाहर से कोई बंदा अर्थ पे देख रहा हो, मैंने वैसे आपकी दुनिया दिखाई है। तो इस स्पेस के अंदर अगर कोई पूछे कि मेट्रिक क्या होगा, यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स ही हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? वही होते हैं जिस तरीके से
उनको ड्रॉ किया जाता है, वो भी उनकी डेफिनेशन का हिस्सा होता है। आपने तरीका बिल्कुल पोलर कोऑर्डिनेट्स वाला बनाया है। आपके दोस्त भी जाते गए हैं सीधा और सर्कल्स भी लगाते गए हैं जैसे जैसे उनको ठीक लगा है, मगर आपकी स्पेस ही कर्व थी, इस बात का उनको अंदाजा ही नहीं था, और उन्होंने इस कर्व्ड स्पेस पे, इस कर्व्ड स्फीयर के ऊपर पोलर कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर दिए हैं। अब कोई हमसे पूछेगा इस स्पेस के ऊपर मेट्रिक क्या है, व्हाट इज द मेट्रिक इन पोलर कोऑर्डिनेट्स इफ द स्पेस दैट यू आर ऑन इज स्फेरिकल। अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे ना, तो मैथमेटिशियंस ने डिराइव किया है कि इस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारे पास ये मेट्रिक होगा। अगेन आर वही डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है, और आर नॉट इधर जो है, ये जो क्वांटिटी है आर नॉट, ये हमारी दुनिया का रेडियस है। यानी जो बाहर से खड़ा होगा वो अगर इस स्फीयर के सेंटर से एक लाइन लगाता है और बाहर की तरफ आता है, स्फीयर का जो रेडियस होगा ये हमें आर नॉट दिखाई देगा। आर नॉट जो है वो स्फीयर का रेडियस है, और डी थीटा वही एंगल है जिस एंगल पर आपने अपने दोस्तों को भेजा था। आर और थीटा आपने खुद डिसाइड किए थे कि आपने कैसे बनाने हैं। अब इस मेट्रिक की ये फॉर्म क्यों है, ये फॉर्म कैसे डिराइव होती है, इसके अंदर हम इस वीडियो में नहीं जाएंगे, इसके अंदर हम एक अपेंडिक्स वीडियो में जाएंगे। जो जानने वाली बात है वो ये है कि देखें पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमारे पास मेट्रिक की अब जो फॉर्म है, इट्स नॉट मैचिंग द फॉर्म ऑफ द मेट्रिक इन पोलर कोऑर्डिनेट्स इन फ्लैट स्पेस। इस बात को ध्यान में रखना है, और इस बात की क्या इम्प्लीकेशन है अब हम इसका जरा जिक्र करते हैं। देखें फ्लैट स्पेस के अंदर मैट्रिक की जो फॉर्म होती है पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, ये बात भी ध्यान रखें कि मैं कोऑर्डिनेट्स भी स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि कौन से कोऑर्डिनेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। वो होती है डी स्क्वायर इक्वल्स डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर। इसमें आर का यही मतलब होता है जो हमने पहले देखा है कि आर जो होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर होता है, और जो थीटा कोऑर्डिनेट होता है वो एंगल होता है हमारी जीरो स्पेसिफाई की गई लाइन से। मगर स्पेरिकल कोऑर्डिनेट, स्पेरिकल स्पेस के अंदर, यानी हमारी अगर स्पेस के अंदर स्पेरिकल सा कर्वेचर हो, उसके अंदर अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करें, इधर मैंने वो फ्रंट से ड्रॉ किए हुए दिखाए हैं जैसे हमने बनाया था, उधर मैंने साइड लुक दिखाया है, उसके अंदर अगर हम ये ड्रॉ करें तो मैथमेटिशियंस ने ये डिराइव किया हुआ है, हम भी एक अपेंडिक्स वीडियो के अंदर ये डिराइव करेंगे कि जो हमारे स्फीयर का जो मेट्रिक आता है, यानी मेट्रिक क्या होता है, डिस्टेंस होता है, तो वो जो दो इन्फिनिटेसिमल पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है वो आता है डी आर स्क्वायर, जिसमें आर स्क्वायर वही डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है, और आर नॉट स्क्वायर जो है वो इस स्फीयर का रेडियस है। यानी जो बंदा बाहर से देख रहा होगा उसको, जैसे अगर हम अर्थ के बाहर से देखें तो अर्थ का हमें जो रेडियस नजर आएगा उसको हम आर नॉट कह सकते हैं। तो ये हमारी दुनिया का, हमारी स्फेरिकल दुनिया का जो रेडियस है वो आर नॉट है। यानी ये होता है डी आर स्क्वायर प्लस आर नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर आर ओवर आर नॉट डी थीटा स्क्वायर। हमारे कोर्स में ना हमने इस मेट्रिक के साथ कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, मैं बस आप लोगों को ये बात बताना चाह रहा हूँ कि ये बात इंपॉर्टेंट है कि फ्लैट स्पेस में और पोलर, फ्लैट स्पेस में और स्फेरिकल स्पेस में पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करते हुए मेट्रिक की जो फॉर्म है वो डिफरेंट हो गई है। यानी कि इसका मतलब है कि आप मेट्रिक की फॉर्म देख के भी बता सकते हैं कि आपकी स्पेस के अंदर कर्वेचर है या नहीं है। मतलब अगर आपको पता है कि मेट्रिक की जो फॉर्म होती है फ्लैट स्पेस के अंदर वो डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर होती है पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करते हुए, और आपको ये कहे कि मैं एक स्पेस में रहता हूँ, उसके अंदर मैंने पोलर कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ किए हैं, और मैंने पोलर कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करके देखा है कि जो मेट्रिक की फॉर्म आती है वो आती है डी आर स्क्वायर प्लस आर नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर आर ओवर आर नॉट डी थीटा स्क्वायर। तो आप उसको बता देंगे कि तुम्हारी स्पेस फ्लैट नहीं है, तुम एक स्फेरिकल स्पेस में रह रहे हो। दूसरी बात यह कि इसके अंदर आर नॉट आता है। आप कहेंगे कि एक स्पेस में रहता हुआ बंदा कैसे अपनी स्पेस का कर्वेचर बता सकता है जब वो अपनी पूरी स्पेस देख ही नहीं सकता। देखिए हम लोग जब अर्थ से नहीं भी निकले थे ना, हमने तब भी अर्थ का जो रेडियस है वो बता दिया था, पुराने ग्रीक्स ने भी। तो ये किया जा सकता है, काफी सारे मेथड से डेवलप किए जा सकते हैं जिससे आप स्फीयर का कर्वेचर बता सकें उस स्फीयर के ऊपर रहते हुए भी। तो ये बात इधर इंपॉर्टेंट थी कि आप लोग मेट्रिक की फॉर्म देखकर कर्वेचर का पता लगा सकते हैं। अगर आपको किसी खास कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेट्रिक की फॉर्म पता है फ्लैट स्पेस के लिए, और उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई और आपको कहता है कि यार मेरे पास तो ये फॉर्म नहीं आ रही, तो आप लोग कह सकते हैं कि भाई तुम्हारे पास इसलिए नहीं आ रही क्योंकि तुम जो है पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज तो कर रहे हो पर तुम फ्लैट स्पेस में नहीं रह रहे हो। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल जो हम कर सकते हैं ना वो ये है कि ये मेट्रिक में डिफरेंस आ क्यों रहा है मेट्रिक की फॉर्म के अंदर। ये दरअसल इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका सीक्रेट मेट्रिक की डेफिनेशन के अंदर ही छुपा हुआ है। मेट्रिक की डेफिनेशन क्या है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू इन्फिनिटेसिमली सेपरेटेड पॉइंट्स। और जिसने थोड़ी सी कैलकुलस पढ़ी है उसको पता है कि दो पॉइंट्स अगर इन्फिनिटेसिमली सेपरेटेड नहीं भी होंगे ना, यानी एक अच्छे खासे फासले पर होंगे, तब भी हम ये इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट्स को सम करके
टोटल डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो मैट्रिक से टोटल डिस्टेंस भी फाइंड हो सकता है इसको इंटीग्रेट करके, और इससे दो इन्फिनिटेसिमल पॉइंट्स का डिस्टेंस तो इसकी अपनी इक्वेशन ही दे देती है। तो जो मैट्रिक क्यू के डिस्टेंस है ना, इसी बात में सारा सीक्रेट है। जब हम फ्लैट स्पेस में होते हैं ना और दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मेजर करें, तो वो जो डिस्टेंस होता है इट्स नॉट द सेम बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स। फ्लैट स्पेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इट्स जस्ट नॉट द सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, द सेम टू पॉइंट्स इन अ स्फेरिकल स्पेस। इसलिए मैट्रिक की फॉर्म भी डिफरेंट हो जाती है। इसके बारे में अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे, मगर पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। पहले मैंने एक बात की थी कि अगर मैं फ्लैट स्पेस यूज करूँ और उसके अंदर चाहे मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बनाऊं चाहे मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स बनाऊं, दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो चेंज नहीं होता। अगर दो सेम पॉइंट्स हैं वो सेम रहता है। पहले जो मैंने जो बात की थी ना, वो मैंने दो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की सेम फ्लैट स्पेस के अंदर की थी, सेम तरीके की स्पेस में। अब मैं दो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की बात नहीं कर रहा। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट है। अब मैं दो डिफरेंट कर्वेचर वाली स्पेसेस की बात कर रहा हूँ, यानी एक फ्लैट स्पेस और दूसरी जो स्पेस है वो स्फेरिकल स्पेस है। मैं दो डिफरेंट कर्वेचर वाली स्पेसेस की बात कर रहा हूँ, मगर सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहा हूँ। और मेरा पॉइंट ये है कि सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हुए दो डिफरेंट स्पेसेस के अंदर मैट्रिक की फॉर्म डिफरेंट आती है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि कार्टेशियन फॉर्म को फ्लैट स्पेस में फ्लैट स्पेस की पोलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म से कंपेयर कर लें। ऐसा नहीं करना, ये कंफ्यूजन नहीं करनी। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो हैं वो ह्यूमन कंस्ट्रक्शन है, जबकि कर्वेचर जो है वो ह्यूमन कंस्ट्रक्शन नहीं है, इट इज एब्सोल्यूट। आप होंगे या नहीं होंगे, आप डिसाइड करेंगे या नहीं करेंगे, कर्वेचर हमेशा रहेगा। होपफुली अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और अब हम ये देखते हैं कि कैसे दो डिफरेंट स्पेसेस के अंदर जो डिस्टेंसेस हैं दो सेम पॉइंट्स के दरमियान वो डिफरेंट हो जाते हैं। अब हम मैट्रिक के लिए एक इंट्यूशन बिल्ड करने लगे हैं, एक ज्योमेट्रिक मीनिंग बिल्ड करने लगे हैं, जो कि मैं एक एग्जांपल के जरिए करूंगा। जो कुछ मैं इधर करूंगा वो मैथमेटिकली मैट्रिक के साथ भी डिराइव किया जा सकता है, मगर क्योंकि जैसे मैंने बताया हमने मैट्रिक के साथ इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं करनी, तो वो जो डेरिवेशंस है वो मैं एक अपेंडिक्स वीडियो के साथ दिखाऊंगा। लेकिन अभी हम बस इंट्यूशन बिल्ड करते हैं। इस फ्लैट स्पेस के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ जिसकी सरकमफेरेंस सी होगी। सर्कल ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, बस मूव करना पड़ता है एक सर्कल के अंदर। ठीक है, तो मैं एक सर्कल के अंदर मूव किया जिसकी जो क्या था सरकमफेरेंस थी वो सी थी। और इस सरकमफेरेंस में कैसे मेजर कर सकता हूँ, मूव करता करता मैं अपने स्टेप्स नोट कर लूँ या मीटर्स मेजर करता जाऊँ छोटे छोटे मीटर स्टिक्स के साथ, तो मैं इस सर्कल की सरकमफेरेंस नोट कर सकता हूँ। उसके बाद मैं डिस्टेंस भी मेजर कर सकता हूँ, यानी डायमीटर मेजर कर सकता हूँ सर्कल के कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान। उसके लिए चले हम रेड कलर यूज कर लेते हैं डायमीटर के लिए। तो जो डायमीटर होता है सर्कल का, वो हम सर्कल के दो एंड पॉइंट्स के दरमियान चलकर मेजर कर सकते हैं। यानी एक पॉइंट मैं ए लूँ और दूसरा पॉइंट मैं बी लूँ, तो ए से बी तक जब मैं चलूंगा तो जो डिस्टेंस मैं मेजर करूंगा टोटल, वो मेरा डायमीटर होगा। इसको हम टी से डिनोट कर लेते हैं। और क्योंकि हमने ये सब फ्लैट स्पेस के अंदर किया है, तो हमें यूक्लिडियन ज्योमेट्री से पता है कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री से हमें ये कहता है कि सी सरकमफेरेंस जो होती है किसी भी सर्कल की वो 2 पाई आर के बराबर होती है। या क्योंकि डी जो होता है वो 2 आर के बराबर होता है, आर बीइंग द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर आर हमारे सर्कल का रेडियस है तो हम लिख सकते हैं कि फ्लैट स्पेस के अंदर, अब मैं यहाँ पे सरकमफेरेंस के नीचे फ्लैट लिख रहा हूँ, फ्लैट स्पेस के अंदर जो रेशो होती है डायमीटर और सरकमफेरेंस की, जो रिलेशन होता है डायमीटर और सरकमफेरेंस के दरमियान, वो होता है सी इक्वल्स पाई डी। ये बच्चे बच्चे को पता होता है कि फ्लैट स्पेस के अंदर जो डिस्टेंस और सरकमफेरेंस का रिलेशन है वो ये है। अब आप फर्ज करें कि आप एक स्फेरिकल स्पेस के अंदर रह रहे हैं और आप उसके अंदर रहने वाली एक चोटी हैं, और आप यही सेम काम करते हैं और आप सरकमफेरेंस का, सी सरकमफेरेंस का एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, ये आपने सी सरकमफेरेंस का एक सर्कल बना दिया। ये सी है, इसको मैं सी के नीचे सब स्फीयर का नाम लिख लेता हूँ। लेकिन फर्ज करें आपने खुद ही एक ऐसे चूज किया सर्कल बनाना कि वो जो उसका जो सरकमफेरेंस है वो फ्लैट स्पेस के अंदर जो सरकमफेरेंस थी उसके बराबर है। ये आपने खुद एक चीज चूज कर ली। अब आप क्या करते हैं, अगेन डायमीटर मेजर करने की कोशिश करते हैं। डायमीटर कैसे आप मेजर करेंगे, एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक आप वॉक करेंगे। लेकिन जब आप एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक वॉक करेंगे, आप इस स्फीयर के अंदर नहीं जा सकते, यानी आप इसके अंदर से जाकर ऐसे दूसरे पॉइंट से मैच नहीं कर सकते, क्योंकि आप इस स्फीयर के ऊपर रहते हैं।
तो आपको इस बल्ज के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। तो आप इस बल्ज के ऊपर से गुजरेंगे और जो डिस्टेंस आप मेजर करेंगे अपनी मीटर स्टिक्स के साथ, वो आपका डायामीटर होगा सर्कल का। तो ये आपने सर्कल का डायमीटर मेजर कर लिया। अब आप लोग देख सकते हैं कि सर्कल का जो डायमीटर है वो फ्लैट स्पेस के अंदर जो डायमीटर आना था उसके बराबर हरगिज नहीं है। फ्लैट स्पेस के अंदर क्योंकि डायमीटर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलने से आना था, जबकि स्फेरिकल स्पेस की वजह से आपकी स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन ही चेंज हो गई है। आप जब सीधा चलते हैं तो आप इस बल्ज के ऊपर चलने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो जो आपका रिलेशन आएगा सरकमफेरेंस और डायमीटर के दरमियान, वो सी स्फीयर इज इक्वल्स टू पाई डी स्फीयर होगा। क्या क्या ऐसा हो सकता है कि आप यही रिलेशन मेंटेन कर लें? तो ये रिलेशन एक्चुअली नहीं मेंटेन होगा, क्योंकि एक साइड पर आपके पास जो सरकमफेरेंस है वो तो सेम है दोनों की, क्योंकि आपने पहले ही चूज किया था कि आप उतनी सरकमफेरेंस का स्फीयर बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, जितना कि फ्लैट स्पेस में ली थी हमने सरकमफेरेंस। मगर आप जब डायमीटर बनाने पर आए हैं, तो आपने जब डायमीटर बनाने की कोशिश की है तो वो बराबर नहीं आया। तो जब सरकमफेरेंस और डायमीटर बराबर ही नहीं आए, सरकमफेरेंस जब बराबर आई है और डायमीटर बराबर नहीं आया, तो इनकी रेशो सेम हो ही नहीं सकती। यानी कि सी स्फीयर इज इक्वल्स टू सी फ्लैट, बट डी फ्लैट यानी डायमीटर जो है फ्लैट स्पेस में वो बराबर नहीं है डी स्फीयर के। तो आप कहेंगे कि चले हम फिर ऐसा कर लेते कि हम ये कोशिश करते कि हम डायामीटर्स को सेम कर लेते। अगर आप सेम डायामीटर खुद डिसाइड करते ना पहले कि मैं ऐसा सर्कल बनाऊंगा जो डी फ्लैट में फर्स्ट करें 2 मीटर है ना, तो मैं भी 2 मीटर के डायामीटर का सर्कल बनाऊंगा, और स्फेरिकल स्पेस के अंदर आप 2 मीटर का ऐसे डायामीटर बनाते। मगर फिर जब आप सरकमफेरेंस नोट करते ना उस सर्कल की, तो वो फिर सरकमफेरेंस बराबर नहीं आती। यानी अगर आप सरकमफेरेंस फ्लैट स्पेस के बराबर रखने की कोशिश करेंगे तो ये डायमीटर फ्लैट स्पेस के बराबर नहीं आएगा, और अगर आप डायमीटर फ्लैट स्पेस के बराबर रखने की कोशिश करेंगे तो सरकमफेरेंस फ्लैट स्पेस के बराबर नहीं आएगा। इन एनी केस आपके पास ये फॉर्मूला होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि स्फेरिकल स्पेस में जो डिस्टेंस होता है दो सेम पॉइंट्स के दरमियान, वो चेंज हो जाता है। इधर हमारे पास ए और बी दोनों सेम पॉइंट्स हैं, यानी दोनों ही सी सरकमफेरेंस के सर्कल्स के एंड्स हैं, लेकिन स्फेरिकल स्पेस में उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कोई और है, और फ्लैट स्पेस में उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कोई और है, जिसकी वजह से ये फॉर्मूला भी नहीं आया। जिस स्पेस के अंदर ऐसे लॉज होल्ड करते हैं ना, जैसे C इक्वल्स पाई डी और A इक्वल्स पाई आर स्क्वेयर, यानी वो सिंपल लॉज जिनसे हम रोजमर्रा की लाइफ में फेमिलियर हैं, उस स्पेस को यूक्लिडियन स्पेस कहते हैं। और इस स्पेस के अंदर जो ज्योमेट्री की जाती है इसको यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहते हैं। जिस स्पेस के अंदर ये लॉज होल्ड नहीं करते ना, जैसे अभी हमने स्फीयर का जिक्र किया, इसके अंदर ये लॉज होल्ड नहीं करते, ऐसी स्पेस को नॉन यूक्लिडियन स्पेस कहते हैं। और इसके अंदर जो ज्योमेट्री की जाती है उसको नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहते हैं। तो कुछ लोगों ने ये बड़े फेमस वर्ड्स सुने होंगे, यूक्लिडियन, नॉन यूक्लिडियन, तो उनका ये मतलब होता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि मेट्रिक की फॉर्म क्यों डिफरेंट आती है, क्योंकि दो सेम पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंसेस हैं वो भी चेंज हो जाते हैं इन गिवन कर्व स्पेस। तो जब आप सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे तो आपके पास मुख्तलिफ डिस्टेंसेस आएंगे दो सेम पॉइंट्स के दरमियान। अब हम एक इंटरेस्टिंग चीज देखने की कोशिश करते हैं कि अगर हम एक स्फेरिकल वर्ल्ड के अंदर वाकई रहते होते और एक छोटी सी चूंटी होते, तो हमें स्फेरिकल वर्ल्ड के अंदर किस तरीके से हम चीज़ों को परसीव करते होते। देखिए हम किस तरह चीज़ों को परसीव करते हैं, जब किसी चीज़ से जो रोशनी है, लाइट, वो आकर हमारी आंखों में पड़ती है तो वो हम परसीव करते हैं। तो देखिए फ़र्ज़ करें आप ये चूंटी हैं जो मैंने इधर बनाई है, और यहाँ आप रह रहे हैं इस स्फेरिकल यूनिवर्स के अंदर। तो एक तो मज़े की बात ये है कि जो लाइट आपकी कमर से निकलेगी ना, यानी आपके पीछे से जो लाइट निकलेगी, वो वापस आके पूरे स्फीयर का चक्कर काटते 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 आपकी ही आंखों में आके पड़ेगी, क्योंकि लाइट ने तो सीधा जाना है। मगर जब स्ट्रेट लाइन ही स्फीयर के ऊपर ट्रेवल करने का नाम है, तो जो आपकी कमर से लाइट निकलेगी वो वापस आपकी आंखों में पड़ेगी, यानी वी कैन सी आवर बैक्स, हम लोग अपने आप को ही देख सकेंगे पीछे से। तो ये एक बड़ा मजेदार फैक्ट है कि हमें दुनिया किस तरीके की नजर आती, और कितनी देर में लाइट पहुंचेंगी वैसे ये तो डिपेंड करता है। हो सकता है हमारा यूनिवर्स भी स्फेरिकल हो पर उसका रेडियस इतना बड़ा हो कि जो हमारी कमर से लाइट निकली है वो कहीं जाते 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 इतना, उसको इतना ज्यादा मिलियन और बिलियंस ऑफ ईयर्स का सफर करना पड़ा हो कि वो अभी तक घूम के वापस ही नहीं आ सके। दूसरी जो मजे की बात है वो ये कि एक स्फीयर, एक गैलेक्सी, अगर आप बिल्कुल इसके सेंटर पे खड़े हैं ना, मतलब अगर आप सेंटर तो कोई नहीं डिफाइन किया जा सकता स्फीयर के ऊपर, लेकिन अगर आप स्फीयर के नॉर्थ पोल पे खड़े हैं ना, और एक गैलेक्सी स्फीयर के साउथ पोल पर है,
आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये इधर मैं साउथ पोल पे मैं एक गैलेक्सी बना रहा हूँ। तो ये मैंने साउथ पोल पे गैलेक्सी बना दी। ऐसी गैलेक्सी आपको पता है कैसे नजर आएगी? देखें, इस गैलेक्सी से जब लाइट सीधी आएगी, वो इस डायरेक्शन से भी आपकी आंखों में पड़ेगी, वो ऊपर से आके भी आपकी आंखों में पड़ेगी, वो पीछे से आके भी आपकी आंखों में पड़ेगी पूरी, क्योंकि ये लाइट हर तरफ से ट्रेवल करती है ना। तो ये लाइट, इसकी लाइट हर तरफ से आके आपकी आंखों में पड़ेगी। तो क्या होगा, जब भी आप आसमान पे देखेंगे ना, तो एक गैलेक्सी जो बिल्कुल आपके ऑपोजिट होगी, यानी अगर आप नॉर्थ पोल पे हैं तो आपके रिलेटिव जो साउथ पोल होगा उस पर होगी, वो गैलेक्सी जो है ना आपको पूरे आसमान पर फैली हुई नजर आएगी, क्योंकि उस गैलेक्सी से निकलती हुई लाइट, तमाम लाइट्स आकर नॉर्थ पोल पर डाइवर्ज करती हैं, क्योंकि लाइट ने स्ट्रेट लाइन पे फॉलो करना है, और साउथ पोल से जो किसी भी सर्कल से स्ट्रेट लाइन निकलती है, किसी भी स्फीयर के ऊपर जो साउथ पोल से स्ट्रेट लाइन निकलती है, वो आके नॉर्थ पोल पे रुकती है। इसलिए आपको एक गैलेक्सी ऐसी होगी जो पूरे आसमान पर नजर आएगी। और भी अजीब अजीब फैक्ट्स हैं जो हम नोटिस कर सकते हैं, बल्कि इसके ऊपर जो मेट्रिक हमने दिया है उससे डिराइव भी कर सकते हैं वो फैक्ट्स। जो कुछ हमने टू डायमेंशनल स्पेसिस में किया है ना, अब इसको बस थ्री डायमेंशनल स्पेसिस के अंदर जनरलाइज करना रह गया है, जो कि इतना मुश्किल नहीं है, बल्कि अब जो हमने टू डायमेंशन में इतना इतना ज़्यादा डिटेल में स्टडी किया है, तो अब हमें बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। फर्स्ट करें, हम थ्री डायमेंशनल स्पेस में रह रहे हैं जिसमें हम रहते हैं, जिसकी इंट्यूशन हमारी पहली है। इस थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर कोई भी पॉइंट है ना, अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करें, जो कि अगेन पहले हमने दो परपेंडिकुलर लाइंस लगा के किया था, अब हम तीन परपेंडिकुलर लाइन लगा के कर सकते हैं। वाई जी को इस तरह नहीं लिखना चाहिए, इसके अंदर ऊपर वाला एक्सिस z होता है, नीचे वाला एक्सिस जो होता है वो y होता है, और ये वाला एक्सिस x होता है। ठीक है, तो ये हमने तीन एक्सिस बना दी, और ये मैंने एक पॉइंट बनाया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दी, जिसके अंदर हम किसी पॉइंट को लेबल कर सकते हैं z से। ठीक है, ये हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बन गए, और ये इसके अंदर कोई पॉइंट p है। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मेट्रिक क्या होगा? व्हाट इज द मेट्रिक? और ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि अगर हमारी स्पेस फ्लैट हो, तो फ्लैट स्पेस में हम बड़े आराम से जनरलाइज कर सकते हैं किसको? पाइथागोरस थ्योरम को। जनरलाइज पाइथागोरस थ्योरम कैसे? टू डायमेंशन में हमारे पास आता था डी एस स्क्वेयर। अगर हमारे पास टू डायमेंशन होती तो हमारे पास आता था डी एस स्क्वेयर इक्वल्स डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई स्क्वेयर। अब हमारे पास एक जी कंपोनेंट भी आ गया, तो फ्लैट स्पेस के अंदर ना बस इसके अंदर हम डी जी स्क्वेयर ऐड कर लेते हैं, यानी इस पॉइंट के कोई से दो पॉइंट्स अगर हमारे पास हैं और उनके दरमियान इन्फिनिटेसिमल डिस्टेंस जो है वो डी एस है, तो उसका स्क्वायर जो होगा वो पाइथागोरस थ्योरम से फिर डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी जी स्क्वायर होता है। और प्रॉपर अगर लार्ज डिस्टेंस फाइंड करना है तो वो इसको हम इंटीग्रेट करके भी फाइंड कर सकते हैं। खैर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। तो ये हमारे पास थ्री डी जनरलाइजेशन आ गई है फ्लैट स्पेस के अंदर डिस्टेंस मेजर करने की। अब थ्री डायमेंशन में भी पोलर कोऑर्डिनेट्स जैसी एक चीज होती है, अब उसकी तरफ चलते हैं। हमारे पास थ्री डायमेंशन में भी पोलर कोऑर्डिनेट्स के एनालॉग एक सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये समझे कि थ्री डायमेंशन का जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके साथ हम स्फेरिकल का वर्ड लगा देते हैं, उसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कह देते हैं। जैसे कि पहले हम यूज करते थे आर और थीटा। आर ओरिजिन से डिस्टेंस होता था किसी भी पॉइंट का, और थीटा उसका एंगल होता था। अब हम दो एंगल्स यूज करेंगे और एक डिस्टेंस ही यूज करेंगे ओरिजिन से। जो डिस्टेंस है उसको मैं ग्रीन लाइन से फर्स्ट करे रिप्रेजेंट करता हूँ, तो हमारा जो डिस्टेंस होगा उसको मैं आर कहता हूँ, यानी किसी भी पॉइंट से ओरिजिन का डिस्टेंस। एक ये हमारा कोऑर्डिनेट बनता है। हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट जो बनता है वो बनता है कि जेड एक्सिस के साथ ना ये कौन सा एंगल बना रही है। अगर ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक मैं लाइन जोड़ दूं जिसका डिस्टेंस आर हो, तो वो लाइन हमारे पास कौन सा एंगल बना रही है जेड एक्सिस के साथ, उस कोऑर्डिनेट को हम थीटा कहते हैं। एक इससे स्पेसिफाई करते हैं हम। और तीसरी चीज जो होती है वो ये होती है कि इसकी जो लाइन की प्रोजेक्शन है, यानी इस लाइन को जब नीचे प्रोजेक्ट किया जाता है, तो ये एक्स वाई प्लेन के अंदर भी एक लाइन नजर आती है। वो जो प्रोजेक्टेड लाइन है उसका एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल है एक्स वाई प्लेन के अंदर, उसको हम फी कहते हैं। जो तीसरा कोऑर्डिनेट होता है वो फी होता है। यानी किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका एक एक्स वाई जी है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, ये हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज कर सकते हैं। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के दरमियान एक रिलेशन है। उस रिलेशन को मैं यहाँ डिराइव नहीं करूंगा, बस मैं आपको वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में थ्री डायमेंशन में जो रिलेशन है वो लिख के दे रहा हूँ। अगर आप इसकी डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो हमारे ही चैनल पर मैथमेटिकल मेथड्स फॉर फिजिसिस्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट है, जिसके लेक्चर नंबर 14 में आप जाके देख सकते हैं कि कैसे ये रिलेशन डिराइव होते हैं। और मजीद भी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में आप डिटेल्स देख सकते हैं। मगर अभी हम कन्वर्जेंस लिखते हैं, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है
वो आर साइन थीटा कॉस फी के बराबर होता है। जो y कोऑर्डिनेट होता है, यानी y को कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर आपको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स पता हो, तो वो होता है r साइन थीटा साइन फी, और जो हमारे पास z होता है वो होता है सिंपली r cos थीटा। अब अगेन हमें अगर मैट्रिक चाहिए, फ्लैट स्पेस ही है, ये याद रखें, अभी हम फ्लैट स्पेस की बात करें, फ्लैट 3 डायमेंशन स्पेस की, मगर अगर हमें मैट्रिक चाहिए तो हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में मैट्रिक पता है, वो होता है डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर प्लस डी जी स्क्वायर 3D में। तो हम सेम वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं? यानी हम इसके ऊपर दोनों तरफ डिफरेंशियल ऑपरेटर्स अप्लाई करें, तो इधर भी हम डिफरेंशियल ऑपरेटर्स अप्लाई करें, ये डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट रूल लगाकर निकालें, और फिर इनके स्क्वायर्स लेके और ऐड कर दें और इसके अंदर डालें, तो हमारे पास मैट्रिक की फॉर्म आ जाएगी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। ये एक्सरसाइज बिल्कुल सेम वैसी ही है जैसे हमने 2 डायमेंशनल पोलर कोऑर्डिनेट्स पे की थी, इसलिए मैं व्यूअर के लिए एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर मैट्रिक की जो फॉर्म है वो है डी एस स्क्वायर इक्वल्स डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी फाई स्क्वायर। अब आप लोग जरा देखें, ये सिंप्लीफाई करने के बाद जब आप वो पूरा प्रोसीजर ऊपर पोलर कोऑर्डिनेट्स के साथ जो हमने किया था रिपीट कर लेंगे, डिफरेंशियल्स लेकर और फिर उनके स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे, तो अब बस ये फॉर्म आएगी। मगर आप इस फॉर्म में देखेंगे ये वाली जो साइड है जिसके ऊपर मैंने ये ऑरेंज लाइन लगाई है, ये पूरी एंगल्स से बनी हुई है, यानी इसके अंदर डी थीटा आता है, इधर भी थीटा है साइन के साथ भी, और इधर पी है। तो इसको हम पूरा एक और नाम दे देते होते हैं, इसको हम डी सिग्मा स्क्वायर का नाम दे देते होते हैं, सॉरी डी ओमेगा स्क्वायर का नाम दे देते होते हैं। तो इसको फिर हम किस तरीके से सिंप्लीफाई करके लिख सकते होते हैं? इसको हम लिख सकते हैं डी एस स्क्वायर इक्वल्स डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी सिग्मा स्क्वायर, जिधर डी सिग्मा स्क्वायर क्या होगा अपने आप में, ये डी थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी फाई स्क्वायर के बराबर है। ये हम क्यों करते हैं ये अभी आप लोगों को पता चल जाएगा, मगर इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ना ये कोई खौफनाक चीज है। बस इस पूरी चीज को इकट्ठा करके हमने एक और नाम दे दिया, डी ओमेगा स्क्वायर का नाम दे दिया। अब हम क्या करते हैं कि अब मैं बताता हूँ कि क्यों ये ना हमने ऐसा किया है। अब ये 3D फ्लैट स्पेस के अंदर मैट्रिक की फॉर्म है, अगर आप 2D फ्लैट स्पेस के अंदर देखें तो मैट्रिक की फॉर्म इससे बहुत सिमिलर होगी, इसलिए हम नहीं किया, क्योंकि अगर 2D फ्लैट स्पेस के अंदर हम इसे कंपेयर करें तो वो होती है डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर, ये हमने डिराइव भी की थी। तो अगर हम देखें उसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, अपने एंगुलर फॉर्मेशन को, जो जिस जिस टर्म के अंदर एंगल्स आ रहे थे उसको एक टर्म बना के लिख लेते हैं, तो ये ऑलमोस्ट एनालगस लगता है अपनी 2 डायमेंशनल शेप के साथ, अपनी 2 डायमेंशनल फॉर्म के साथ। इसलिए 3D फ्लैट स्पेस और 2D फ्लैट स्पेस को आपस में कंपेयर करने के लिए हम अपने 3D फ्लैट स्पेस के अंदर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के मैट्रिक को ये अलग से, इसकी एंगुलर टर्म को ये अलग से नाम दे देते होते हैं डी ओमेगा स्क्वायर। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है, और 3 डायमेंशंस में कर्वेचर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे भी हमने 2 डायमेंशंस में किया, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जो हमने अभी तक स्टडी किया उसकी हमारे यूनिवर्स में क्या इम्प्लीकेशंस हैं, वो उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं और फिर इस लेक्चर को ख़त्म कर देंगे। तो अभी हमने देखा कि फ्लैट स्पेस के अंदर जो 3D मैट्रिक है वो बिल्कुल 2D मैट्रिक जैसा लगता है, बस अगर हम डी थीटा स्क्वायर को डी ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर दें। जहाँ हमने अभी देखा कि जो डी ओमेगा स्क्वायर है वो अगर मैं इधर ऊपर साइड पर बनाऊं तो जो डी ओमेगा स्क्वायर है वो बराबर है डी थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर डी फाई स्क्वायर। जिन्होंने ये डिराइव कर लिया अभी तक वो अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं किया वो उनको बस बता दिया मैंने कि अभी हमने ये डिफाइन किया है। तो ये हमारी फ्लैट स्पेस में फॉर्म होती है। तो स्फेरिकल स्पेस अगर हमें 3D में चाहिए ना, तो उसकी भी फॉर्म इसी तरह आ जाती है जैसे हमारे पास 2D स्फेरिकल स्पेस के अंदर हमारे पास होता है डी आर स्क्वायर प्लस आर नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर आर ओवर आर नॉट, और साथ डी थीटा स्क्वायर आ जाता है। तो 3D में जनरलाइज करने के लिए हम बस थीटा को ओमेगा से रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास स्फेरिकल फ्लैट 3D स्पेस है, स्फेरिकल 3D स्पेस में हम बस 2D से 3D में जनरलाइज करके बड़े आराम से आ सकते हैं। आप यूं भी सोच सकते हैं कि बस अगर आपको ये मतलब इतनी सिंपल जनरलाइजेशन वाली जो आर्ग्यूमेंट है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो जो एक्चुअल फिजिक्स के रिसर्चर्स होते हैं वो भी ज़्यादातर ये मैट्रिक्स डिराइव नहीं करते हैं,
बल्कि उनको मैथमेटिशियंस ही ने ये मेट्रिक दे दिए होते हैं, वो बस इनसे अपनी कैलकुलेशंस करते होते हैं और इनसे इंट्यूशन हासिल करते होते हैं कि अगर यूनिवर्स ऐसा हो तो क्या हो। अब यूनिवर्स की भी हम बात करते हैं, मगर उससे पहले एक स्पेस जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, उसको हाइपरबोलिक स्पेस कहते हैं, ये हाइपरबोलिक ज्योमेट्री भी कहते हैं। हाइपरबोलिक ज्योमेट्री में जैसे इधर स्फेरिकल स्पेस के अंदर साइन का फैक्टर आता है ना, इसके अंदर साइन हाइपरबोलिक का फैक्टर आता है, बाकी ये सारी सेम होती है। अब इन स्पेसेस को आप इमेजिन कैसे कर सकते हैं? देखिए, 3D में आप स्पेस का कर्वेचर इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि आप फ्लैट 3D स्पेस इतनी मुश्किल से इमेजिन करते हैं, तो 3D स्पेस को कर्व कैसे इमेजिन करेंगे? तो इसलिए मैंने इंट्यूशन के लिए इधर 2D इमेजेस बनाई हैं, जिसमें मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स आपके ऊपर ड्रॉ किए हैं, यानी कि सर्कल्स ड्रॉ करना और आउटवर्ड लाइंस ड्रॉ करना है डिफरेंट एंगल्स। तो फ्लैट स्पेस को आप एक फ्लैट शीट ऑफ पेपर की तरह इमेजिन कर सकते हैं, स्फीयर को आप स्फीयर की तरह इमेजिन कर सकते हैं, और मैथमेटिशियंस के एक थ्योरम के मुताबिक आप 2 डायमेंशन में भी हाइपरबोलिक स्पेस को नहीं इमेजिन कर सकते। तो इधर मैंने एक पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक अपनी तरफ से इमेज बना तो दी है, मगर हम 3 डायमेंशन में होते हुए भी 2D हाइपरबोलिक स्पेसेस को इमेजिन नहीं कर सकते पैराडॉक्सिकली। ये मैथमेटिशियंस ने प्रूव किया हुआ है। अब मैथमेटिशियंस ने ना इन तीनों स्पेसेस को खास नाम दिए हुए हैं, क्योंकि इन तीनों स्पेसेस पर ना कर्वेचर कांस्टेंट रहता है। देखिए, स्फीयर पे तो नजर आ रहा है जहां भी होंगे कर्वेचर कांस्टेंट रहेगा, और फ्लैट प्लेन पे भी कांस्टेंट रहेगा, हमें पता है कोई कर्वेचर ही नहीं है। इसके ऊपर कर्वेचर -1 है, पर क्योंकि हम इसको इमेजिन नहीं कर सकते, तो हमारे लिए इस पिक्चर को देख के बताना भी मुश्किल है, तो आप बस मैथमेटिशियंस की बात मान लें। तो मैथमेटिशियंस जो फ्लैट स्पेस होता है, कर्वेचर को कैपा से डिनोट करते हैं और कहते हैं कि इसका कर्वेचर 0 है। और उन्होंने कहा हुआ है कि जो पॉजिटिव कर्वेचर है, स्फीयर का जो कर्वेचर है, ये पॉजिटिव कर्वेचर है, और इसको वो 1 से डिनोट करते हैं, यानी उन्होंने स्फीयर को नाम ही दिया हुआ है कैपा इक्वल्स 1 का। और उन्होंने कैपा इक्वल्स -1 इस हाइपरबोलिक ज्योमेट्री को नाम दिया हुआ है, जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते, मगर उसके बावजूद भी मैथमेटिशियंस ऐसे मैजिशियंस होते हैं जिन्होंने इसके ऊपर डिस्टेंसेस का फॉर्मूला फिर भी निकाला हुआ है, जो कि ये आपके सामने है, हाइपरबोलिक स्पेस का मैट्रिक जो है। ये 3 स्पेसेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्स की स्टडी के लिए, क्योंकि एक्चुअली यूनिवर्स में हमने अभी पिछले लेक्चर में देखा था कि यूनिवर्स की जो भी स्पेस होगी उसको आइसोट्रॉपिक होना चाहिए, यानी इसमें आइसोट्रॉपी होनी चाहिए और होमोजेनिटी होनी चाहिए। ये फ्लैट स्पेस पर भी होल्ड करती है बात, स्फेरिकल स्पेस पर भी होल्ड करती है, और हाइपरबोलिक स्पेसेस पर भी होल्ड करती है। फ्लैट स्पेस पर तो हम देख सकते हैं, देखें, फ्लैट स्पेस के ऊपर, फ्लैट प्लेन के ऊपर आप हर जगह एक जैसी लगती है, हर जगह फ्लैट और सिंपल एक जैसी लगती है। आप कहीं भी कोऑर्डिनेट सिस्टम का सेंटर बना सकते थे और कोई फर्क नहीं पड़ना था। तो क्योंकि फ्लैट प्लेन के ऊपर हर जगह एक जैसी होती है, आप कहीं भी अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं और वो बिल्कुल हर तरफ से यूनिवर्स एक जैसा लगता है। तो आपको फ्लैट स्पेस के ऊपर होमोजेनिटी और आइसोट्रॉपी सेटिस्फाई होते हुए मिलती है। उसी तरह स्फीयर के ऊपर भी आप किसी भी जगह को नॉर्थ पोल और साउथ पोल डिसाइड कर सकते थे। ये तो हमने खुद कोऑर्डिनेट बनाने के लिए एक जगह को नॉर्थ और साउथ डिसाइड किया। स्फीयर के ऊपर भी कोई सेंटर डिसाइड नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर भी हर जगह एक जैसी है। आइसोट्रॉपी और होमोजेनिटी यही कहती है ना, हर तरफ से भी स्पेस एक जैसी होनी चाहिए और हर जगह भी एक जैसी होनी चाहिए। उसी तरह हाइपरबोलिक स्पेस भी जो है, इसको हम इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन ये आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, इसके ऊपर भी हर जगह स्पेस ऐसी होती है। यानी अगर तो हमारा यूनिवर्स कर्व्ड है, पहली बात तो अगर है, ये बड़ी डिटेल में हम आगे वाले लेक्चर्स में बात करेंगे कि है कि नहीं है, और कौन से एक्सपेरिमेंट से हम टेस्ट कर सकते हैं, ये भी हम बात करेंगे, और हम कर भी चुके हैं टेस्ट, ये भी हम आगे बड़ा डिटेल में जिक्र करेंगे। मगर अगर तो हमारा यूनिवर्स कर्व्ड है, तो उसके ये 3 पॉसिबल कर्वेचर्स हो सकते हैं, कैपा इक्वल 0, कैपा इक्वल्स 1 और कैपा इक्वल्स -1। और ध्यान रखें, ये कर्वेचर 2D नहीं होगा, 3D होगा, मगर महसूस आपको, अगर इंट्यूशन बिल्ड करने के लिए आप 2 डायमेंशनल पिक्चर्स का सहारा ले सकते हैं बड़े आराम से। आज के लेक्चर में हमने बहुत कुछ कवर किया, और होपफुली वो मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए ज़्यादा ओवरवेलमिंग नहीं हुआ होगा। तो हम उसको बड़ा क्विकली समराइज कर लेते हैं, ताकि चीज़ें थोड़ा हमारे दिमाग में ऑर्गेनाइज हो जाए। तो देखिए, पहले तो मैंने आपको आइंस्टाइनियन ग्रेविटी की जो ज्योमेट्री की इंटरप्रिटेशन है वो बताई, कि कैसे हम थॉट एक्सपेरिमेंट्स के जरिए कन्विंस हो जाएं कि ग्रेविटी एक फोर्स नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम कर्वेचर है। उसके बाद स्पेस के कर्वेचर को, ना कि स्पेस टाइम के कर्वेचर को, हमने स्पेस के कर्वेचर को समझने की कोशिश की। पहला जो उसका मेथड हमने किया वो बड़ा आसान सा था, और वो ट्राइंगल्स ड्रॉ करके हमने देखा कि हम बता सकते हैं कि स्पेस में कर्वेचर है या नहीं। दूसरा जो मेथड था वो मैट्रिक का मेथड था। मैं आज ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप मैट्रिक को यूज करने के और मैट्रिक से कैलकुलेशंस करने के माहिर हो जाएंगे। मैं बस ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये समझ आ जाएगी, आज आ गई होगी, कि मैट्रिक होता क्या है, और हम कैसे, अगर हमें फ्लैट स्पेस में किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जैसे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैट्रिक की फॉर्म पता हो,
और कोई हमें आके कहे कि मैंने इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैट्रिक निकाला है मगर ये फॉर्म नहीं आई, तो हम उसको बता सकें कि तुम्हारी स्पेस कर्व्ड है, फ्लैट नहीं है। मैट्रिक से कैलकुलेशंस कैसे करते हैं वो हम एक अपेंडिक्स वीडियो में देखेंगे। मैट्रिक की ज़्यादा अच्छी इंट्यूशन भी हम एक बड़ी डिटेल में एक अपेंडिक्स वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरे यूनिवर्स का जो इकट्ठा मैट्रिक है उसको देखेंगे। हम अपने मैट्रिक की यानी कि 4D जनरलाइजेशन करेंगे, मैट्रिक के अंदर टाइम को लाने की भी कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में भी हम मैट्रिक से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही फिजिक्स आती है, ताकि आपको मैट्रिक से कुछ थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस भी करनी आ जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।